है एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या आप लोगों तक मैं पहुंच पा रहा हूं? जल्दी से कंफर्म कीजिए कि आपको मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों ठीक से पहुंच पा रहा है। यस, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? जल्दी से कंफर्म कीजिए, हाउ आर यू गाइज? जल्दी से कंफर्म कर दो भैया, कैसे हो? बताओगे कैसन बा तो हम समझेंगे ना। हाँ जी, फाइन 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 फाइन, चंगे हैं। मेरी तबीयत बेटा ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ था। यस, माय बेबी वाज नॉट फाइन। उसे डाइजेशन इशू की वजह से बहुत हाई फीवर था एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल येस्टरडे। एक बार रिपीट कर दीजिए, फोक सिस्टम। अच्छा, फोक सिस्टम रिपीट मतलब क्या? फोक एक सिस्टम कॉल है, जैसे ही वो कॉल होता है तो उसी प्रोसेस की एक और नई कॉपी बन जाती है, मतलब कि डुप्लीकेट प्रोसेस बन जाती है। दो प्रोसेस एक जैसी। एक जैसी का मतलब क्या है? दो अलग अलग प्रोसेस होंगी, उनका आईडी अलग अलग होगा ऑफकोर्स, दोनों का अपना अपना स्टैक, हीप, कोड, डेटा सेक्शन सब चलेगा। कोड जो है अपना अपना सेक्शन रहता ज़रूर है, बट कोड एज इट इज़ ही रहता है दोनों प्रोसेसेस का, क्योंकि एक प्रोसेस की ही दूसरी चाइल्ड बनी है इसलिए। फिर कोड का एग्जीक्यूशन कहाँ से होगा? तो जहाँ से फोक चला, जिसकी वजह से चाइल्ड बना, उसके आगे से एग्जीक्यूशन चालू हो जाता है। दोनों प्रोसेस का चाइल्ड शुरुआत से शुरू नहीं होगी, जहाँ से वो बनी है उसके आगे ही एग्जीक्यूशन आएगा। ठीक है, ब्रेक रिपीट करोगे? मैंने ब्रेक तो पढ़ाया ही नहीं। ब्रेक कहाँ पढ़ाया मैंने? सायंतिका, मैंने कोई लिंक नहीं दिया था, मैंने खाली आपको बोला था कि सर्च कर लो ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा। मैंने कोई लिंक नहीं दी। चलिए, ये क्वेश्चन बना आप लोगों से? क्या ये क्वेश्चन बना आप लोगों से? आंसर इसका 14 आएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और एड्रेसिंग मोड पढ़ रहा था कल मैं, ऐसा लग रहा था यार। कहाँ गया डाउट? टेस्ट नहीं दिख रहा? देखिए, कंपाइलर के लिए आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक बात बता देता हूं, आप जो कंपाइलर यूज करोगे वो ANSI आंसी सी वाला कंपाइलर नहीं होगा फॉर श्योर। और ये वाला कंपाइलर एज स्टैंडर्ड यूज होता है गेट में। तो अगर आप कंपाइलर यूज कर रहे हो सकता है हर एक प्लेटफॉर्म के अलग अलग कंपाइलर पे आंसर भी अलग अलग आए। तो कंपाइलर पे आप इसका आंसर वेरीफाई नहीं कर सकते। कोई भी सी प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम जो है आप वेरीफाई अगर करोगे तो ये एकदम 100% वैसे ही आंसर आएगा जो गेट में एक्सेप्टेड है, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, ठीक है। मुझे नहीं लगता आंसर सी कहीं आपको मिलेगा, एक बार चेक कर लेना, मुझे तो नहीं मिलता कहीं। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले कोड चलाया, x की वैल्यू आई 3। पेरेंट प्रोसेस चली, उसने x की वैल्यू 3 बनाई। क्या x ग्रेटर देन 0 है? हाँ जी है, ट्रू है। तो फोक चलाया, पेरेंट ने जैसे ही फोक चलाया तो इसकी एक चाइल्ड बन गई, चाइल्ड नंबर 1। अब दोनों को x की वैल्यू 3 दिख रही है। ठीक है, फिर जैसे ही फोक चला अलग अलग वेरिएबल भी बन जाएगा। प्रिंट करेंगे हेलो, तो दोनों प्रिंट करेंगे हेलो। एक इसने प्रिंट किया हेलो, एक इसने प्रिंट किया हेलो। टिक मार्क का मतलब प्रिंट हुआ है हेलो। फिर वेट करेगी। वेट कौन करेगी? पेरेंट प्रोसेस। जब तक कि उसका एक क्रिएटेड चाइल्ड खत्म नहीं होगा तब तक पेरेंट आगे नहीं बढ़ेगी। तो पहले हमें चाइल्ड को रन करना पड़ेगा। चाइल्ड को रन करते हैं, चाइल्ड बोलता है x माइनस माइनस, तो इस चाइल्ड के लिए x की वैल्यू आ गई अब 2। इसका वेरिएबल अलग चल रहा है, हाँ, इसका वेरिएबल का वैल्यू अभी भी 3 है, इसका वेरिएबल अब 2 हो चुका है। अब बोलेंगे सर एक ही वेरिएबल दोनों शेयर क्यों नहीं कर रहे? बेटा जी, ये दो अलग अलग प्रोसेस बन चुकी हैं।
अगर दो अलग अलग प्रोसेस बन चुकी हैं फोक कॉल की वजह से, तो ये दोनों की दोनों प्रोसेसेस के लिए एक्स वेरिएबल दो अलग अलग कॉपी दिखेंगी, क्योंकि दो प्रोसेसेस हैं। दो प्रोसेस का मतलब क्या है, पी, ये पेरेंट अलग होगी, चाइल्ड अलग होगी, इसका हीप, स्टैक, डेटा सेक्शन, कोड सेक्शन अलग, इसका हीप, डेटा सेक्शन, कोड सेक्शन और स्टैक अलग, चारों सेक्शन अलग अलग रहेंगे दोनों के। तो जो डेटा सेक्शन में इसका वेरिएबल है एक्स और इसका वेरिएबल है एक्स, दोनों अलग अलग दिखेंगे। इसका एक्स जो पहले 3 था, अब इसने माइनस माइनस करके और 2 कर दिया है। इसको ऐसे कर लेते हैं, 3 था, अब माइनस माइनस करके 2 कर दिया है, हो गया। फिर ऊपर गए, क्या x ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल है। तो फिर से फोक चलाओ, फिर से फोक चलाओ, मतलब C1 का अपना एक चाइल्ड बनेगा। तो C1 ने अपना एक चाइल्ड बनाया, C11 बना दिया, ठीक है। दोनों ने प्रिंट किया हेलो, कर दो हेलो और हेलो। फिर वेट करो जब तक ये C वेट करेगा जब तक कि C11 पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, ठीक है। तो पहले इसको चलाओ आगे, इसको चलाएंगे तो ये क्या करेगा, अपना x माइनस माइनस कर देगा। तो दोनों के पास x की वैल्यू 2 पहुंची थी, इसने x की वैल्यू अभी 1 कर दी है। अब आगे 1 हो गई है, माइनस माइनस इधर गया ऊपर, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, हाँ जी है। तो फोक चला दो, फोक चलाएगा तो C11 का भी अपना एक चाइल्ड बनेगा, C11 का एक चाइल्ड बना C111, ठीक है। दोनों के पास x की वैल्यू 1 पहुंच चुकी है। फिर वेट करो नल, मतलब कि पेरेंट को वेट कराओ जब तक कि ये आगे ना बढ़े, इसको आगे बढ़ाओ, इसका x माइनस माइनस करो, x की वैल्यू 0 कर दो, कर दी 0, ये आ गया 0, ऊपर गया x ग्रेटर देन 0 है, नहीं है तो फोक नहीं चलेगा, बाहर आ जाएंगे। x11 के लिए खत्म, C11 के लिए कुछ भी नहीं होगा, C11 पे आओ, C111 के लिए कुछ नहीं हुआ, C11 के लिए आए, C11 फोक से चला था, प्रिंट करेगा हेलो, तो दोनों ने प्रिंट तो किया ही था हेलो, ये रहा। उसके बाद वेट करो नल, ठीक है। वेट नल का मतलब ही नहीं है, तो ऑलरेडी वेट कर ही रहा था, x माइनस माइनस x 0 कर दिया। फिर ऊपर गया, x ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गया, खत्म खेल, हो गया। अब क्या, ये पूरा खत्म हो गया। अगर ये पूरा खत्म हो गया है तो वापस इस पे चलते हैं। इसने प्रिंट किया था हेलो और ये वेटिंग में था, अब x माइनस माइनस करेगा, 1 कर देगा। 1 करने के बाद ऊपर गए, x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है, फोक चलाओ, फोक चलाओ तो इसका एक और चाइल्ड बनेगा, एक और चाइल्ड बना लो, C का लेट्स से C12, चाइल्ड 1 तो यहाँ था C1 का, तो C1 का दूसरा चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। दोनों चाइल्ड आगे बढ़ेंगे, फोक करने के बाद प्रिंट करेंगे, ये भी प्रिंट करेगा, ये भी प्रिंट करेगा। फिर वेट नल, इसको नल वेट कराओ जब तक कि ये पूरा खत्म नहीं होता। x माइनस माइनस, दोनों के पास x की वैल्यू 1 पहुंची थी, अब 0 हो जाएगी, 0 हुई, ऊपर गए, कंडीशन खत्म। यहां पे भी x माइनस माइनस 0 हुई, कंडीशन खत्म, ये खत्म हो गया। फिर ऊपर आए वापस, C1 खत्म हो गया, इधर आ गए। अब देखो यहां पे जब x की वैल्यू 3 के लिए चले थे, यहां भी x की वैल्यू 3 था, तो इस 1 के बाद, इस पर्टिकुलर हेलो के बाद कितना प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स प्रिंट हुआ। आप देख सकते हैं यहां पे ये 6 टाइम्स इनमें प्रिंट हुआ है। क्या प्रिंट हुआ है, हेलो, है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स प्रिंट हुआ है, जी हाँ 6 टाइम्स प्रिंट हुआ है। तो फिर क्या, इस बार भी जब आप p को आगे लेके चलेंगे यहां पे, तो और 6 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा। अब मैं आगे सेम टू सेम रिपीट करने से तो क्या मतलब, आपको समझ में आ ही गया ये चीज। तो 6 टाइम्स, और ये 6 टाइम्स अलग, ये 6 टाइम्स अलग, 12, 1 और 2 ये तो थे ही से, टोटल 14 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे आया इसका आंसर। चलिए, ये वाला एक क्वेश्चन दिया था मैंने एंड कंडीशन के साथ, ये बना यस 10 12 10 12। चलो एक काम करते हैं, अच्छा एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि क्या मैंने बाहर और अंदर दोनों जगह फोक लिखा था।
सर विदाउट वेट सिस्टम कॉल आंसर भी सेम ही होगा। बिल्कुल रश्मि जी, अगर ये वेट नहीं भी लिखा होता, आप अगर पेरेंट को पहले चला दोगे बाद में चाइल्ड को चलाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आंसर आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में यहां पे अगर वेट नल नहीं भी लिखा होता तो आंसर सेम टू सेम आता, कोई डिफरेंस नहीं आता। हाँ जी, क्या मैंने यहां अंदर और बाहर दोनों जगह पे फोक लिखा था? जी हाँ। चलिए बढ़ते हैं, समझते हैं आगे। सबसे पहले तो फोक चलाया। अब पेरेंट ने जब फोक चलाया, मैंने नंबरिंग कर दी है इनकी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4, 4 फोक हैं अलग अलग। जब पेरेंट ने पहला वाला फोक चलाया तो पेरेंट का एक चाइल्ड बन गया C1, पहला चाइल्ड बना, ठीक है। पेरेंट को यहां पे कंडीशन हुई ट्रू, पर चाइल्ड के लिए ये वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, रिटर्न होगा। ये सबको पता है, सबको पता है कि पेरेंट के लिए तो चाइल्ड आईडी आता है और चाइल्ड के लिए 0 आता है। तो चाइल्ड के लिए 0 आया यहां पे। जैसे ही चाइल्ड के लिए 0 आया यहां पे, मैं ये समझ जाऊंगा कि कंडीशन फॉल्स है। इफ 0 एंड, अगर एंड में पहली कंडीशन फॉल्स आ जाती है 0, 0 इज फॉल्स, नॉन 0 ट्रू, ये कंडीशन होती है सी प्रोग्रामिंग के ट्रू फॉल्स होने की। तो एक सिंपल सी बात, अगर यहां पे चाइल्ड के लिए 0 आया है तो कंडीशन फॉल्स, डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। चाइल्ड के लिए अब ये नंबर 2 नहीं चलेगा, तो इसका मतलब है कि चाइल्ड सीधा बाहर आएगा और ये वाला फोक चलाएगा। तो चाइल्ड C1 जो है सीधा बाहर आया और इसने फोक नंबर 4 कॉल किया और अपना एक चाइल्ड बनाया C11 और दोनों ने मिलके प्रिंट कर दिया। तो मैं प्रिंट करने के लिए यहां पे एक टिक मार्क लगा देता हूं कि 2 बार प्रिंट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो गया। जी हां। अब वापस आते हैं अंदर की तरफ। पेरेंट को यहां से आईडी मिला था जो क्रिएटेड प्रोसेस थी उसके चाइल्ड का, इस C1 का आईडी मिला, यहां आया। अब आईडी ट्रू है, हाँ जी, तो उसको फोक नंबर 2 भी चलाना पड़ेगा। तो पेरेंट जो है फोक नंबर 2 भी चलाएगा, C12 या C2 बोल दें, चाइल्ड नंबर 2 बनेगा। ये फोक नंबर 2 चलाने पे पेरेंट के, अब पेरेंट को यहां से ट्रू कंडीशन मिली है, यहां से भी ट्रू आई थी तभी वो आगे बढ़ा था, बट C2 को ये वाली सेकंड वाली कंडीशन फॉल्स मिली है। क्यों सेकंड वाली कंडीशन इसलिए फॉल्स मिली है क्योंकि यहां पे जब चाइल्ड बनेगा इस फोक नंबर 2 के लिए C2, तो उसको रिटर्न में आएगा 0। तो ये चाइल्ड नंबर 2 फिर से 0 आया। अब यहां से ट्रू आया था पहली कंडीशन पेरेंट की वजह से, तो ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। C2 के लिए कंडीशन फॉल्स हो गई, C2 बाहर चले जाएगा सीधा। तो C2 सीधा का सीधा फोक नंबर 4 कॉल करेगा सिर्फ। C2 ने फोक नंबर 2 कॉल किया, अपना चाइल्ड नंबर 1 बनाया और दोनों के दोनों आगे बढ़ के और प्रिंट करेंगे एक एक बार स्टार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पेरेंट के लिए क्या होगा। पेरेंट के लिए यहां पे आते हैं। पेरेंट के लिए दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो पेरेंट अंदर आएगा। पेरेंट अंदर आया, इसने फोक नंबर 3 भी कॉल किया और चाइल्ड नंबर 3 बनाया। फिर दोनों ने मिलके एक एक बार प्रिंट किया स्टार यहां पे। फिर बाहर आए, दोनों अपने अपने फिर से फोक नंबर 4 कॉल करेंगे। तो P ने फोक नंबर 4 कॉल किया, C4 चाइल्ड बना, C3 ने भी फोक नंबर 4 कॉल किया और इसका भी एक चाइल्ड बना C31। अब ये चारों की चारों प्रोसेस आगे बढ़ के स्टार प्रिंट करेंगी एक एक बार। हाउ मेनी टाइम्स स्टार प्रिंटेड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 टाइम्स स्टार प्रिंट होगा। सर मैं COA का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और एड्रेसिंग मोड पढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं नो पे क्या? सर क्वेश्चन में फोक 4 नहीं था। अच्छा, अगर क्वेश्चन में फोक 4 नहीं है तो आप समझ लीजिएगा कि फिर तो सिर्फ 2 बार स्टार प्रिंट होगा। नहीं, अगर फोक 4 नहीं था, केस अगर ऐसा है फोक 4 नहीं था तो 1 2 3 4 5 और 6 टाइम्स स्टार प्रिंट होगा। मैं एक काम कर लेता हूं, मेरे पास PDF है जो आपको मैंने दी थी, आई कैन क्विकली चेक इट आउट। एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ। अब जिन लोगों को नहीं था फोक, इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ और वाले क्वेश्चन को ही देख के
वहाँ एंड लगा के और आंसर कर दिया। दे डिडेंट इवन माइंड कि हाँ सर ने एक नया क्वेश्चन दिया है, उसमें कुछ नई चीज़ें भी आएंगी या नहीं। कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता है, कंफर्म करेंगे पहले, फिर तुम पे आएगा। बाहर वाला फोक है ही रे बाबा, फोक नंबर 4 है ही, यहाँ पे था बिल्कुल, ये नंबर 4 था, मैंने दिया था। (2n-1) वाला फॉर्मूला वो यहाँ यूज़ नहीं होगा जी, नहीं। मुझे प्रॉब्लम जा रही है इन क्वेश्चन में। अच्छा, प्रॉब्लम जा रही है या आ रही है? प्रॉब्लम जा रही है तो बड़ी अच्छी बात है कि चली गई प्रॉब्लम, वापस है ही नहीं हमारे पास। पर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो नहीं, उसको भगाने का है, सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सर आप ही टेस्ट का सॉल्यूशन बनाओ। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है भैया सॉल्यूशन बनाने में? आज मेरे शुभ जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने बर्थडे पे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो नया ईयर आपकी ज़िंदगी का शुरू हुआ है ये बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, ढेर सारा डिसिप्लिन, ढेर सारी कंसिस्टेंसी, ढेर सारी लर्निंग और ढेर सारी सक्सेस जो आप डिजर्व करते हैं वो सब आपको मिले। करेक्ट आंसर नहीं आ रहे। देखिए ऐसा है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आते हैं गेट में 5-6 साल में एक बार। इस बार ही आया है तो उम्मीद करेंगे कि हार्डली शायद अगली बार आए। एक जैसे क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल सा था यार, ये ट्री बनाओ, ट्री बना के काम हो जाता, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। टेस्ट 1 आया ही नहीं यार, ऐसे होना तो नहीं चाहिए कि टेस्ट नहीं आ रहा। टेस्ट आना चाहिए सब लोगों को। अगर किसी के टेस्ट नहीं आ रहा है तो आप ना अपनी बैच जो है वो और अपना फ़ोन नंबर जिससे आपने लॉगिन किया है वो हमें शेयर कर दीजिए, पर्सनली शेयर करिएगा, हम एक बार चेक कराते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट नहीं आया ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि टेस्ट ऑलरेडी जा चुके हैं, टेस्ट ऑलरेडी जा चुके हैं। अच्छा, अलग सेक्शन में कहां आ गया? लोग बोल रहे हैं कंट्रोल F करके सर्च करो। सर्च क्या करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सर यू टीच वेल, सो अरे तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, खाली क्वेश्चन का आंसर ही तो है। देखो क्वेश्चन का आंसर आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन में ही मिल जाएगा। जो PDF में टेक्स्ट सॉल्यूशन आपको मिलते हैं ना, वो टेक्स्ट में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है। पूरा डिटेल में मैंने खुद ने टाइप करके भेजा है और इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वो चीज़ कि अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी चीज़ें। बट अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। स्क्रॉल करने से आएगा। ठीक है सर, एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। अच्छा, किस टॉपिक का था आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन? मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं एक सेशन पीछे चल रहा हूं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कोई बात नहीं, अगली बार में आ जाएगा। फोक क्लियर नहीं हुआ मेरा। राज बाबू जी एक काम करो, जितना समझ में आया है फोक, इट्स जस्ट दैट एक नई प्रोसेस बनेगी। प्रोसेस मतलब कि यही वाला कोड दोबारा चलाना पड़ेगा पेरेंट से चाइल्ड के लिए, तो सेम टू सेम कोड की एक और कॉपी बन जाएगी। पेरेंट प्रोसेस है, ये एक और चाइल्ड प्रोसेस बन जाएगी। दैट इज द फोक, और कुछ भी खास नहीं है। वी वॉन्ट योर वीडियो। मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई एम टू मच क्रंच्ड बिटवीन द टाइमिंग एंड मेनी अदर थिंग्स। क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाए हैं ताकि आपको क्वेश्चन की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। सॉल्यूशन भी मैंने लिख के भेजे हैं ताकि उसमें भी कोई दिक्कत ना हो, और इसके अलावा टेस्ट भी मैंने ही बनाया है ताकि आपको मज़ा आए क्वेश्चन लिख के, मेरे से पढ़े हैं तो। ओनली थिंग इज कि आपको जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग कोई और से मिल रही है। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फंस रही है कि कोई कंसेप्ट ही समझ नहीं आया कि इस क्वेश्चन में ये आंसर क्यों आया, आप क्लास में आके पूछ लो, हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो अभी समझो, वापस आते हैं इधर उधर की बातों को छोड़ के अपनी लर्निंग पे। क्या हमने कल लास्ट क्लास में क्या हमने सिंक्रोनाइजेशन नाम की चीज़ स्टार्ट की थी? मैंने बताया था 2 टाइप की प्रोसेसेस होती हैं सिस्टम में। एक होती हैं वो जिन्हें कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस, जो किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं करती है।
दूसरी प्रोसेस वो जो होती है कम्युनिकेटिंग प्रोसेस, जो दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेट करती है। अगर कोई प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेट करती है तो कैसे करेगी? या तो मैसेज पास करेगी या कोई शेयर्ड वेरिएबल होगा दोनों के बीच में, उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करेगी अपना प्रोसेस या अपनी जो भी कम्युनिकेशन की बात है वो। अब अगर कोई प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेट करती है तो उनके बीच में कम्युनिकेशन बिठाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, और ये कम्युनिकेशन जो है एक दूसरे से सिंक होना चाहिए। अब ये सिंक नहीं अगर होगा तो 3 प्रॉब्लम मैंने बताई थी कि हो सकती है, या तो डेटा लॉस हो जाए, या फिर इनकंसिस्टेंसी हो डेटा में, या डेडलॉक हो जाए। डेडलॉक क्या है अभी पता नहीं है, पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा, ठीक है। पर क्या सर हमें पूरी की पूरी प्रोसेस पे सिंक्रोनाइजेशन लगाने की जरूरत है? नहीं, पूरी प्रोसेस में तो बहुत सारा कोड होता है सर, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सारे इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व नहीं होते किसमें? कम्युनिकेशन में। तो जो जो इंस्ट्रक्शंस दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं इंस्ट्रक्शन पे हमें लगाना पड़ता है सिंक्रोनाइजेशन, और उस पर्टिकुलर पार्ट को कहा जाता है क्रिटिकल सेक्शन, क्योंकि ये वो पार्ट है प्रोसेस का जो बहुत ही क्रिटिकली हैंडल किया जाना चाहिए। अगर नहीं किया हैंडल अच्छे से तो गड़बड़ हो जाएगी इनकंसिस्टेंसी या डेटा लॉस या डेडलॉक की। तो यहां सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये है क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन मतलब कि पार्ट ऑफ प्रोसेस जहां से वो दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेट कर रही है। इन अदर वर्ड्स पार्ट ऑफ प्रोसेस जो जिससे कि कोई शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन शेयर्ड वेरिएबल के एक्सेस होने से ही हम समझेंगे। ठीक है, अब यहां पे सिंक्रोनाइजेशन की कमी की वजह से एक इनकंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसे कहा जाता है रेस कंडीशन। पहले हम रेस कंडीशन क्या होती है समझेंगे, पहले हम रेस कंडीशन क्या होती है ये समझ लेंगे, उसके बाद हम ये समझेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन की इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है कि अगर 4 स्टूडेंट्स को मैंने खड़ा कर दिया यहां लाइन के आगे, ठीक है, और इनको बोला कि दौड़ो भाई, रन करो। अब बताइए कि अगर ये लाइन के पीछे खड़े हुए हैं और उनको बोलना है कि तुम्हारे बीच में एक रेस लगी हुई है, तो अब रेस का रिजल्ट किस बात पे डिपेंड करेगा? रेस का रिजल्ट किस बात पे डिपेंड करेगा? रेस का रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन हमारी फिनिश लाइन पर पहले पहुंचा, उसके बाद सेकंड कौन पहुंचा, थर्ड कौन पहुंचा और फोर्थ कौन पहुंचा। तो इसका मैं क्या ये मतलब समझ सकता हूं कि इस पर्टिकुलर रेस में फाइनल रिजल्ट उस बात पे डिपेंड करेगा कि इस फिनिश लाइन पर ये जो रेस करने वाले या दौड़ने वाले, पार्टिसिपेशन करने वाले जितने लोग हैं उनमें से कौन किस सीक्वेंस में पहुंच रहा है फिनिश लाइन तक। क्या ये बात समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास रेस में पर्सन नंबर 2 3 4 थे, 1 2 3 4, ये 2 पहले पहुंच गया, उसके बाद 3 पहुंचा, फिर 1 पहुंचा और फिर 4। तो जिस सीक्वेंस में ये फाइनल फिनिश लाइन पर पहुंचेंगे उसी सीक्वेंस पे ही डिपेंड करेगा कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है। कोई भी पहले पहुंच सकता है, कोई भी बाद में पहुंच सकता है, सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा। जी हां, यही बात जो है हमारे कॉन्करेंट प्रोसेस एग्जीक्यूशन के साथ भी हो सकती है। कैसे? अब देखो, मैंने 2 प्रोसेसेस कॉन्करेंटली रन की, थोड़ी देर के लिए P1 चला, फिर थोड़ी देर के लिए P2 चला, फिर P1 चला, फिर P2 चला। क्या आप प्रैक्टिकल सिनारियो में यह बता सकते हो कि दोनों में से कौन पहले फिनिश होगा? बिफोर हैंड जब प्रोसेस शुरू नहीं हुई है या आधी अधूरी चली है, क्या तब आप बता सकते हो कि दोनों में से कौन कब फिनिश होगा या पहले कौन फिनिश होगा? जब प्रोसेसेस पूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई है या शुरू भी नहीं हुई है और उनको आपको कॉन्करेंट मैनर में रन करना है, थोड़ी देर P1 के इंस्ट्रक्शन चलेंगे, फिर P2 के, फिर P1 के, फिर P2 के, तो क्या आप प्रैक्टिकल सिनारियो में यह बता सकते हो कि दोनों में से कौन पहले फिनिश होगा? नहीं। क्यों नहीं?
क्योंकि सर हमें थोड़ी पता है कि कोई प्रोसेस कितनी देर चलेगी सिस्टम में प्रैक्टिकली, है ना। जो हमने एग्जाम्पल लिए थे सीपीयू शेड्यूलिंग के वो तो थ्योरेटिकल चीज थी, प्रैक्टिकली तो हमें थोड़ी पता है कि कौन सी प्रोसेस कब फिनिश होगी। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि पहले P1 फिनिश हो उसके बाद P2 फिनिश हो, और क्या ऐसा भी हो सकता है पहले P2 फिनिश हो उसके बाद P1 फिनिश हो? दोनों पॉसिबिलिटी सही है सर, हमें क्या पता कौन खत्म होगा पहले। पर अगर मान लो ये दोनों कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस थी, अगर मान लो कि ये दोनों कम्युनिकेटिंग प्रोसेस हैं, आपस में ही बातें कर रही हैं, और इनके दोनों के एग्जीक्यूशन का फाइनल रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों में से पहले कौन फिनिश होती है। मतलब अगर P1 पहले फिनिश हुई तो आंसर कुछ और, P2 पहले फिनिश हुई तो आंसर कुछ और। अगर अलग अलग आंसर आता है तो इस प्रॉब्लम को कहा जाता है रेस कंडीशन। क्यों? रेस लगवाई थी ना अभी, वही तो कहा था रेस में कि जो सीक्वेंस में फिनिश लाइन पर लोग पहुंचेंगे, पार्टिसिपेंट पहुंचेंगे, उस पे अगर रिजल्ट डिपेंड करता है तो रेस। सेम चीज है, दो पार्टिसिपेंट है P1 P2 प्रोसेस, दोनों प्रोसेसेस जो हैं फाइनल फिनिश लाइन पे एग्जीक्यूशन फिनिश कर रही हैं, पर किस सीक्वेंस में कर रही हैं। अगर ये सीक्वेंस आगे पीछे होता है तो रिजल्ट भी बदल जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इसे कहा जाता है रेस कंडीशन। क्या कहा जाता है इसे? रेस कंडीशन। जी हां, और ये रेस कंडीशन अनडिजायरेबल सिचुएशन है, क्योंकि हम थोड़ी चाहते हैं ऐसा। हम तो चाहते हैं कि तुम किसी भी सीक्वेंस में फिनिश हो, आंसर कंसिस्टेंट आनी चाहिए, एक यही आंसर चाहिए, यही आना चाहिए, डजेंट मैटर व्हाट। बट दो प्रोसेसेस अगर कॉन्करेंटली चलती हैं और वो आगे पीछे फिनिश होती हैं तो उनके फिनिश होने के सीक्वेंस पे रिजल्ट डिपेंड करता है और अलग अलग आ सकता है। तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट कंडीशन हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा वो काम। सो race condition is an undesirable situation. It occurs when the final result of concurrent processes depends on the sequence in which the processes complete their execution. देखिए जरा, क्या ये बात जो यहां लिखी है वो लाइन आपको समझ में आई है? एग्जाम्पल दूंगा तो और आपका जो चीज है वो क्लियरली समझ में आ जाएगी। चल अब मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक इंटीजर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 5। एक इंटीजर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 5, ठीक है। ऐसा लिख लेते हैं, वेरिएबल का नाम x है। दो प्रोसेसेस हैं P1। ये P1 प्रोसेस क्या करती है? P1 प्रोसेस जो है x को अपडेट करती है x+2 से, और P2 प्रोसेस जो है वो क्या करती है? इस x को x+3 से अपडेट करती है, ठीक है। इन अ डे 4 लीटर इनफ ड्रिंकिंग वाटर, जी बहुत है। अगर ये एक के बाद एक चली, मान लो पहले P1 पूरी चल गई, P2 उसके बाद चलती है, तो x की फाइनल वैल्यू क्या आनी चाहिए? स्वरूप ऊंट और इंसान में थोड़ा अंतर होता है। 30 दिन का पानी ऊंट जो है अपनी पीठ में छुपा के रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है, इंसान नहीं कर सकता। पर 30 दिन का नहीं 30 सालों तक का करियर अपने दिमाग में इंसान रख सकता है लर्निंग के थ्रू। तो x की फाइनल वैल्यू आएगी +2 7 +3 उसके बाद में 10 आना चाहिए, है ना। बट होता क्या है कि ये जो एग्जीक्यूशन है, अगर आप समझते हैं कंप्यूटर सिस्टम, तो कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जो है अगर वो +2 होती है तो वो होती है सीपीयू के अंदर जाके।
तो पहले वेरिएबल मेमोरी से उठ के सीपीयू के अंदर एक रजिस्टर में जाता है, फिर रजिस्टर में जाके एएलयू में ऑपरेशन परफॉर्म होके रिजल्ट जनरेट होता है और फिर वो रिजल्ट वेरिएबल में मेमोरी में सेव हो जाता है। ठीक है, तो यही काम जो लिखा हुआ है मैंने, उसको करने का कुछ तरीका ऐसा होगा कि पहले x की वैल्यू रजिस्टर में रीड होगी, उसके बाद रजिस्टर में R1 इज अ रजिस्टर, सीपीयू के अंदर छोटी छोटी मेमोरीज होती है जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है, तो एक जनरल पर्पस हमने रजिस्टर मान लिया R1 यहाँ पे। तो एक रजिस्टर में x की वैल्यू अपडेट हुई +2, मतलब R1 की ही वैल्यू +2 हो गई। उसके बाद में x में मेमोरी में जाके ये R1 की वैल्यू लिखी जाएगी, ऐसा कुछ काम चलेगा। अभी यहां देखिए क्या लिखा है कि अगर P2 +3 करता है तो R2 जो है x की वैल्यू रीड करेगा पहले R2 में हम, फिर R2 में ही वो +3 हो जाएगा लोकली, और उसके बाद मेमोरी में जाके रैम में जाके वो वैल्यू रजिस्टर की लिख दी जाएगी। ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट यहां पे चलेंगे। ठीक है, अब सुनिए जरा, यहां पे जो है x की वैल्यू 5 है, ये x की वैल्यू 5 P1 रीड कर सकता है, जी हां P2 भी रीड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो अज्यूम करते हैं कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जो है वो इस तरीके से चलता है कि पहले P1 चली, पहले जो है P1 चली और P1 का एक स्टेटमेंट चला R1 = X, इतना चल गया। उसके बाद P2 चला, ये P1 का एग्जीक्यूशन हुआ है थोड़ी देर के लिए, है ना। मैं काम करता हूं, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। राउंड रॉबिन तो सबको पता ही है। आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट यू रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर आई एम मोर देन हैप्पी, क्योंकि आपको फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं कुछ। तो पहले P1 चला, P1 जब चला तो उसने एक स्टेटमेंट चलाया, रजिस्टर R1 में उसने X को रीड कर लिया। फिर P2 चला, P2 ने R2 में X को रीड कर लिया, एक स्टेटमेंट P2 का चल गया। फिर P2 प्रीएम्प्ट हुआ, P1 वापस से आया, P1 वापस से आया तो इसने क्या किया, R1 में R1 +2 कर दिया। फिर प्रीएम्पशन हुआ तो P2 चला, P2 ने भी R2 = R2 +3 कर दिया। फिर वापस से P1 का चांस आया, इसने क्या किया, X में R1 की वैल्यू कॉपी कर दी, और P2 वापस चला तो इसने X में R2 की वैल्यू कॉपी कर दी। एक एक स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट मैंने रन किया है और प्रीएम्पशन करा दिया बीच बीच में। अब क्या होगा, दो अलग अलग प्रोग्राम हैं, जी हाँ, दो अलग अलग प्रोग्राम हैं, प्रोसेसेस हैं, दोनों एक वेरिएबल x को शेयर कर रहे हैं। x इज अ शेयर्ड वेरिएबल बिटवीन बोथ, तो कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस हैं, जी हाँ, एक वेरिएबल x को दोनों यूज कर रहे हैं, शेयर्ड वेरिएबल है दोनों के बीच में, मतलब यहां पे क्या है, कम्युनिकेशन है दो प्रोसेसेस के बीच में। अब समझिए जरा, अगर R1 ने X की वैल्यू रीड की तो R1 के पास में, P1 प्रोसेस के पास में X की वैल्यू R1 में आ जाएगी। R1 में क्या आएगा, X की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, P1 प्रीएम्प्ट हुआ, P2 प्रोसेस आई। अब P2 प्रोसेस आई तो P2 में R2 में X की वैल्यू अभी रीड करेंगे। क्या X की वैल्यू अभी भी 5 है, जी हां, चेंज नहीं हुई है, दोनों 5 हो जाएंगे। R2 में भी 5 आ गया, R1 में भी 5 आ गया। अब P1 चली, ठीक है, P1 का R1 = R1 +2 हुआ, R1 में लोकली चेंज हो गया 7। फिर प्रीएम्पशन हुआ, अब R2 में R2 +3 हुआ, 8 हो गया। फिर P1 आया, P1 का चांस आया तो P1 ने X में जाके R1 की वैल्यू लिख दी 7। फिर P2 चला, P2 ने X में R2 की वैल्यू 8 लिख दी। फाइनल रिजल्ट तो मेरे अकॉर्डिंग आया ही नहीं जो मैं चाहता था, 8 आ गया। ओके, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। बट अगर यहीं पे सेम टू सेम ये जो ऊपर लिखा है इसमें सिर्फ एक छोटा सा चेंज मैं करता, वो क्या, एक छोटा सा चेंज मैंने ये किया होता कि पहले P1 चला, X की वैल्यू इसने रीड की, P2 चला, X की वैल्यू इसने भी रीड की, P1 ने +2 किया, P2 ने भी +2 किया। आखिरी में सिर्फ मैं P2 को एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा चला देता, यहां पे P2 का X = R2 पहले चलता और P1 का X = R1 बाद में चलता। अगर ऐसा होता तो क्या होता, P1 ने X को 5 रीड किया, कर लिया,
P2 ने उसके बाद चलाया P2, R2 में 5 रीड हुआ, x की वैल्यू अभी भी 5 थी, हो गया R1 इक्वस टू +2 7 हो गया, R2 इक्वस टू +3 8 हो गया। लोकली CPU के अंदर चेंज हुआ है, मेमोरी में जाके नहीं। फिर पहले आपने P2 चलाया, P2 में x की वैल्यू क्या आती, x की वैल्यू 5 जो थी वो R2 की वैल्यू 8 अपडेट हो जाती, और बाद में P1 अगर चला, फिनिश हुआ है P1 बाद में, और इसने R1 की वैल्यू x में डाली, 7 आ जाती। अब देखो, अगर हमारा P1 आखिरी में चलता है और आखिरी में फिनिश होता है तो x की वैल्यू 7 आ रही है, x की वैल्यू 7 आ रही है। और अगर P2 बाद में चलता है, P2 सबसे आखिरी में चलता है और आखिरी में फिनिश होता है, तो x की वैल्यू 8 आ रही है। क्या यहां पे रेस कंडीशन है? क्या यहां पे रेस कंडीशन है? प्लीज रिपीट अगेन। शिवांगी जी, आप मुझे पहले ये बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आया। देखो, दो प्रोसेसेस हैं, दोनों प्रोसेसेस का एक एक स्टेटमेंट मैंने एक एक करके चलाया। पहले ये चला, x की वैल्यू 5 रीड हो गई लोकल रजिस्टर R1 में। फिर ये एक स्टेटमेंट चला P2 का, प्रीएम्पशन हो सकता है दो प्रोसेसेस के बीच में। इसने भी x की वैल्यू 5 ही रीड करी R2 रजिस्टर में, फिर इसने R1 रजिस्टर में 7 कर दिया, ये कर दिया। लोकली अभी रजिस्टर के अंदर हुआ है, मेमोरी में जाके चेंज नहीं हुआ है रैम में, तो x वेरिएबल अभी भी 5 ही है। फिर ये प्रीएम्पशन हुआ इसका और ये चलने लगा स्टेटमेंट। ये चला R2 इक्वल टू R2 + 3, R2 लोकली 8 हो गया रजिस्टर के अंदर। फिर ये रन हुआ, R1 की वैल्यू 7 जो थी वो x में चली गई, तो मेमोरी में जाके x 7 हो गया। फिर बाद में P2 चला, उसने भी x वेरिएबल को R2 से अपडेट किया, तो R2 की वैल्यू 8 थी, वो अपडेट हो गई इधर। तो अगर P2 बाद में रन हुआ और फिनिश हुआ, पहले P1 फिनिश हुआ फिर P2 फिनिश हुआ, तो उस केस में हमारे पास x की वैल्यू 8 थी। पर अगर जस्ट वाइजा वर्सा हो जाता कि पहले P2 फिनिश हो जाता, मतलब कि P2 का ये वाला स्टेटमेंट पहले चलता और P1 का ये वाला स्टेटमेंट बाद में चलता, तो P2 ने जो R2 की वैल्यू लिखी थी x में 8, वो पहले अपडेट होती यहां, ये देखो 8, और उसके बाद P1 की जो R1 की वैल्यू थी वो x में बाद में अपडेट होती लास्ट में 7। तो उस केस में x की वैल्यू क्या बच जाती, 7। तो या तो x में मेरे पास 8 आ रहा है जब P2 बाद में फिनिश होती है, या फिर 7 आ रहा है जब P1 बाद में फिनिश होती है। मतलब सीक्वेंस अगर चेंज हुआ कि पहले P1 फिनिश होगी बाद में P2, तो x की वैल्यू 8 बन रही है। अगर पहले P2 फिनिश होती है उसके बाद में P1, तो x की वैल्यू क्या बन रही है, 7 बन रही है। दो अलग अलग वैल्यूज x की सेम वेरिएबल की, मतलब एग्जीक्यूशन का रिजल्ट अलग अलग। क्यों अलग हुआ? सीक्वेंस पे डिपेंड कर रहा है। किसके? प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस पे। सर प्रीएम्पशन कब कब होगा, कैसे सीक्वेंस पता चलेगा? ये बेटा मैंने एग्जाम्पल दिया, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दिया। प्रीएम्पशन कब होगा ये आपको सोचना होगा, ये क्रिएटिविटी है, इसी को लॉजिक कहते हैं। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं प्रीएम्पशन कहां कराऊं और दूसरी प्रोसेस को कब कितना चलवाऊं, जिससे कि ये जो मैं करना जा रहा हूं उसका आंसर या तो अलग आए या डिजायर्ड आंसर आए, या जो मैं टेस्ट कर रहा हूं वो फेल हो जाए कंडीशन। तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा कि प्रोसेस के कितने स्टेटमेंट चलाने के बाद इसको हमें प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा, फिर दूसरी प्रोसेस के कितने स्टेटमेंट हमें चलाने पड़ेंगे। आप अपनी मर्जी से चलाओ, जितना चला सकते हो उतना, और फिर टेस्ट करके देखो, आपका लॉजिक बनेगा कि अच्छा इतना स्टेटमेंट इसका चलाया और फिर इसका इतना स्टेटमेंट चला दिया, तो हाँ ये वाली चीज होगी। ये सब आपको खुद से सीखना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, मैं मदद करेंगा, मैं आपकी हेल्प करेंगा इसमें कि कब कब प्रीएम्पशन हो सकता है, मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको चलाने का है। बोलो। तो ये रेस कंडीशन का एग्जाम्पल आपको समझ में आया कि रेस कंडीशन में क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हैं और वो एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हैं कॉन्करेंटली, और उस केस में आपके पास में कहीं न कहीं रिजल्ट जो फाइनल है प्रोसेसेस का वो डिपेंड करता है इस बात को लेके
कि सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में कोई प्रोसेस फिनिश होगी। अगर सीक्वेंस आगे पीछे होगी तो रिजल्ट भी डिफरेंट हो सकता है, तो उसे रेस कंडीशन कहा जाता है। अगम जी थोड़ा सा लेट हो गया यार ये बात कहने में, बट धन्यवाद आपको ऐसा लगा तो। जो रेस कंडीशन वाली बात थी, आपको उसके क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको वो बन जाएंगे। एक्चुअली जो मेरा प्लान्ड सेशन था उससे मैं एक सेशन लेट चल रहा हूँ, क्योंकि हमने शेड्यूलिंग में एक दिन एक्स्ट्रा ले लिया, और अब 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे क्योंकि मंडे को क्लास नहीं हो पाई है, इसलिए। तो उसकी वजह से जो टेस्ट में क्वेश्चन गए हैं ना, वो उसकी वजह से आपको ऐसा सिचुएशन देखने को मिला है। कोई बात नहीं, उसे मैं एडजस्ट कर लूँगा, है ना। सर वो शेड्यूलिंग वाले क्वेश्चन का आंसर अपलोड करा दीजिए। करवा देंगे बेटा, बोल देंगे, है ना। अभी रेस कंडीशन के और भी एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ये दिख रहा है आपको, ठीक है। आपको ये एक एग्जाम्पल है, एक वेरिएबल है x, जिसको P1 भी एक्सेस कर रहा है डिवाइड बाय 2 करके, और P2 प्रोसेस भी एक्सेस कर रही है +4 करके। तो P2 प्रोसेस x = x + 4 कर रही है, और P1 प्रोसेस x डिवाइड बाय 2 कर रहा है। अब मुझे यहाँ जानना है कि कितने डिफरेंट वैल्यूज x के पॉसिबल हैं जब दोनों प्रोसेसेस फिनिश हो जाएंगी एग्जीक्यूट करना एक एक बार, ठीक है। तो अब देखिए एक सिंपल सी बात है, यहां पे पॉइंटर यूज करेंगे तो भी रेस कंडीशन होगी। अमन जी पॉइंटर यूज करो ना करो, 2 अलग अलग प्रोसेसेस अगर आप बनाओगे और दोनों प्रोसेसेस को एक ही सिंगल वेरिएबल का एक्सेस दोगे, तो वहां पे सिंक्रोनाइजेशन का इशू है कि सिंगल वेरिएबल का एक्सेस अगर है और दोनों प्रोसेस उसे एक साथ साइमल्टेनियसली या कॉन्करेंटली एक्सेस कर सकती है, तो वहां रेस कंडीशन का इशू आएगा। इसको कैसे रिजॉल्व करना है वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। सर जब x की वैल्यू 7 हो रही है, P2 की वैल्यू 7 + 3 क्यों नहीं हो रही है, वो 5 से क्यों स्टार्ट हो रही है? श्रुति जी देखो, बात ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि पहले P1 पूरी प्रोसेस फिनिश हो, XR की वैल्यू x में 7 अपडेट करे, उसके बाद ये R2 = x चले। बात यहां पे ये हो रही है कि मैंने ये नहीं कहा कि P1 प्रोसेस जब पूरी फिनिश हो जाएगी उसके बाद P2 रन होना शुरू करेगी। बट प्रॉब्लम क्या हुई ना, अगर P1 प्रोसेस पूरी खत्म हो जाती और R1 की वैल्यू x में कॉपी कर देती 7 और उसके बाद में P2 चलना शुरू करती, तो यहां R2 में x की वैल्यू 7 आती, 7 + 3 10 आता और 10 यहां x में लिखा जाता मेमोरी में जाके। पर बात यह हुई ना कि P1 ने जब x को R1 में रीड किया, उसी टाइम पर ये 2 स्टेटमेंट चलने के पहले ही P2 ने x की वैल्यू को रीड कर लिया R2 रजिस्टर R2 में, इसलिए प्रॉब्लम आई। तो ये प्रॉब्लम जो है वो इसलिए हो रही है क्योंकि P1 और P2 जो है वो पूरे फिनिश नहीं हो रहे हैं और दूसरी प्रोसेस जो है x की वैल्यू को एक्सेस कर जा रही है ना। अब सुनिए जरा, श्रुति अग्रवाल जी, अगर रियल में समझ में आए हैं तो ही ओके बोलिएगा, वरना फिर से बात करिएगा कि सर ये यहां पे हम अभी भी अटक रहे हैं। अब सुनो यहां पे बात क्या है। बात यह है कि कितने डिफरेंट वैल्यू ऑफ x आ सकते हैं। इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है बाबू। ये तरीका क्या है हम समझाते हैं। सर प्रीएम तो क्वांटम टाइम पे ही करेंगे ना। कहां इन क्वेश्चंस में ऐसी बात दे रखी है कि हमें राउंड रॉबिन ही लगाना है, और कहां ऐसा बोल रखा है कि क्वांटम टाइम में एक प्रोसेस के कितने स्टेटमेंट चल जाएंगे? क्या बोला गया है कि ये वाला स्टेटमेंट के बाद में क्वांटम फिनिश हो जाएगा? ऐसा कुछ है नहीं ना। प्रीएम्पशन कभी भी हो सकता है, राइट। दूसरी प्रोसेस को कभी भी चांस मिल सकता है, राइट। तो हमें सारे केसेस यहां पे लेने पड़ेंगे। प्रीएम्पशन जो है क्वांटम टाइम पे तब फिनिश होता है जब आरआर दे रखा हो राउंड रॉबिन, और उस राउंड रॉबिन में भी हमें समझ में आए कि प्रोसेस के कितने स्टेटमेंट चल जाएंगे,
बता ही नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं? प्रीएम्पशन कैसे करवाएं सर? प्रीएम्पशन कराने का क्या मतलब होता है आपको पता है बेटा? प्रीएम्पशन कराने का मतलब है कि एक प्रोसेस सीपीयू में रन हो रही थी, उसको थोड़ी देर के लिए रोको और दूसरी प्रोसेस को सीपीयू पे रन करो। तो अगर P1 प्रोसेस रन हो रही थी, उसने ये स्टेटमेंट चला दिया, उसको रोका, P2 ने चलाया अपना स्टेटमेंट, इसी को प्रीएम्पशन कहते हैं। अब कब कराना है ये तो बताऊंगा ना, मैं सिखाऊंगा, अभी सिखाया ही कहाँ है। देखो अभी अगर स्टेटमेंट प्रोसेस का ऐसा दे रखा है ना, तो यहां भी आपको वही सिचुएशन सोचनी है कि P1 जो है x डिवाइड बाई 2 जो कर रहा है उसका सेम सिचुएशन है। पहले रजिस्टर R में x को रीड करेगा, उसके बाद में रजिस्टर में सीपीयू के अंदर ही अंदर डिवीजन करना पड़ेगा, उसके बाद जो रिजल्ट आया है उसको वेरिएबल x पे रैम में मेमोरी में जाके लिखेगा। P2 प्रोसेस का भी सेम ही केस है। अगर ऐसा है तो P2 प्रोसेस भी ऐसी ही दिखेगी कि पहले किसी रजिस्टर में x की वैल्यू को रीड किया जाए, फिर उस रजिस्टर में लोकली रजिस्टर के अंदर सीपीयू के अंदर ही +4 किया जाए जो यहां करा है, और उसके बाद में ये रजिस्टर की वैल्यू वेरिएबल x पर लिखी जाए। समझ में आ गई बात? तो ये ऐसा कुछ चलेगा। अब इस केस में हमें इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है बउआ, और वो तरीका ये है क्या? केस नंबर 1। क्या है केस नंबर 1 सर? केस नंबर 1 ये है कि एग्जीक्यूट प्रोसेसेस वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक चलाओ, एक के बाद एक चलाओ, जिसमें मैंने पहले पूरी प्रोसेस P1 को चलाया, उसके बाद P2 को चलाया। तो मैं लिखूंगा पहले एग्जीक्यूट P1 कंप्लीटली, पहले पूरी प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट करो P1 एंड देन P2, मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस P1 फिनिश कर दो, उसके बाद P2 स्टार्ट करो। ये है केस नंबर 1। तो अगर ऐसा केस आता है, x की वैल्यू इनिशियली क्या दे रखी है सर जी? x की वैल्यू इनिशियली 10 दे रखी है सर जी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले P1 पूरा चल गया। अगर P1 पूरा चलेगा, x 10 यहां रीड होगा, 10 डिवाइड बाई 2 5 आएगा, और 5 x में जाके लिखा जाएगा, पूरा फाइनल 5, ठीक है? x की वैल्यू 5 आ गई जब पूरा P1 फिनिश हो गया। उसके बाद अब क्या? अब पूरा P2 चलेगा, पूरा शुरुआत से चलेगा। इसने x की वैल्यू, जो करंट में x की वैल्यू है 5, वो रीड की, फिर 5 + 4 9 किया, और R2 की वैल्यू 9 अपडेट कर दी। तो फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी 9। मैंने यहां पे कोई प्रीएम्पशन नहीं कराया P1 और P2 के बीच में, पूरा P1 पहले चलवाया और उसके बाद पूरा P2 चलवाया। अभी ये एक केस था। अगर बाय चांस P1 पूरी चल जाती, उसके बाद P2 पूरी चलती, तो मेरे पास x में ये 9 आंसर आता। मुझे उम्मीद है कि ये तो बेसिक सा केस है जो सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो मुझे बता दो जल्दी से, क्योंकि इसका ऑपोजिट केस भी हमको देखना पड़ेगा, केस नंबर 2, जिसमें हम एग्जीक्यूट करेगा P2 को पहले, फिर P1 को पूरा बाद में। पहले पूरा P2 एग्जीक्यूट करो कंप्लीटली, एंड देन P1। अगर ऐसा है कि पहले पूरा P2 चल जाए, P2 x की वैल्यू क्या रीड करेगा बबुआ? इनिशियल वैल्यू जो शुरुआत की थी 10 रीड किया, 10 + 4 किया 14, R2 में 14 आया जो x में जाके राइट हो जाएगा। तो हमारे पास शुरुआत में x में जो 10 था वो 14 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट P1 चलाओ, P1 ने अब x की वैल्यू को 14 रीड किया, 14 डिवाइड बाई 2 7 हुआ, x में 7 आ जाएगा।
ये बात समझ में आ गई। अब ये दो केस तो ना बहुत आसान थे। अब हम जाएंगे वो दो केस की तरफ जो हमारे पुराने वाले थे, ये वाले। अब इस केस में और इन दोनों केस में क्या डिफरेंस है? अब मैं चाहूंगा कि आप प्रियम्पशन करवाओ। देखो अभी क्या हुआ, P1 पूरा चला, तो P1 ने जो x की वैल्यू अपडेट की R1 में जाके, R1 की वैल्यू जो x में जाके अपडेट कर दी डिवाइड बाय 2 5, वो 5 P2 ने रीड किया था। P2 ने यहां पे x की वैल्यू वो रीड की थी जो फाइनली P1 ने लिख दी थी, फाइनली वैल्यू। यहां सेकेंड केस में भी ये हुआ कि P2 जब पूरा कंप्लीट चल गया 10 + 4 14, तो ये 14 अपडेट होने के बाद में P1 ने इसको रीड किया। तो P1 ने x कौन सा रीड किया? जो P2 पूरा कंप्लीटली लिख चुका था वो। अब हम चाहेंगे कि दोनों प्रीएम्प्ट हो, बीच में दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो प्रीएम्प्ट हो। अच्छा, अगर ऐसा है तो कैसे चलेगा सर? केस नंबर 3 लगाएंगे हम। केस नंबर 3 लगाया हमने। अच्छा, केस नंबर 3 में हम कहते हैं कि बोथ P1 एंड P2 रीड्स x = 10 concurrently and P2 finishes last। अब तुम सीक्वेंस अपनी मर्जी से सोच लो, मुझे सिर्फ दो चीज़ों से मतलब है कि पहले P1 ने भी x को 10 रीड करना है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं प्रीएम्प्ट होगी फिनिश होने के पहले। कहीं भी जहां चाहो वहां प्रीएम्प्ट कर दो, बस फिनिश होने के पहले कर दो, ताकि वो x पे अपना असर ना दिखाए, x पे जाके अपनी वैल्यू अपडेट ना करे, उसके पहले P1 को प्रीएम्प्ट कर दो और P2 को चलाओ, ताकि P2 भी वही बिना अपडेट हुई वैल्यू 10 को ही रीड करे। तो दोनों अपने अपने लोकली 10 रीड कर लेंगे, लोकली चेंज करेंगे और उसके बाद जो भी चेंज आएगा वो फाइनली एक के बाद एक लिखेंगे x में जाके। तो अगर आपका P1 ने x की वैल्यू रीड की पहले, तो पहले हमने P1 चलाया, ये x की वैल्यू रीड की, R1 में आ गया 10 और प्रीएम्पशन हो गया। P2 आया, P2 ने R2 में भी x की वैल्यू वही 10 ही रीड कर ली। P1 ने अभी फाइनली अपडेट नहीं किया था, P1 यहां तक चला नहीं था कि अपना एग्जीक्यूशन करे, x में फाइनल वैल्यू लिखे, उसके पहले प्रीएम्पशन हुआ, P2 चला, P2 ने R2 का वैल्यू, R2 में 10 रीड कर लिया, एज इट इज x का वैल्यू 10। अब दोनों ने जब x की वैल्यू सेम रीड की हुई है, लोकली ये चेंज करेगा 5 से R1 की वैल्यू, लोकली ये R2 की वैल्यू +4 14 से चेंज करेगा। अब जो बाद में लिखेगा वो वैल्यू वहां x पे रह जाएगी, जो भी बाद में राइट करेगा वो रह जाएगी। अगर मैं कहता हूं कि P2 फिनिशेस लास्ट, तो पहले P1 फिनिश करके x की वैल्यू 5 लिखेगा, x में वेरिएबल 5 चेंज हो जाएगा और उसके बाद P2 R2 की वैल्यू x पे लिख देगा, 14 आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू जो 10 थी, P1 फिनिश होने पे 5 और P2 फिनिश होने पे 14 लिख देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे जल्दी से बताओ कि क्या ये बात समझ में आई या नहीं। जो मैंने एक्सप्लेन किया है, क्या ये बात समझ में आई है या नहीं? सेकेंड, अभी थर्ड वाला जो केस है कि P1 और P2 प्रीएम्प्ट होके बिफोर फिनिश 10 ही रीड करें x को। जब वो 10 रीड करेंगे x को, तो होगा ये कि दोनों के पास 10 रीड होगा, ये लोकली 10 डिवाइड बाय 2 करेगा, ये लोकली 10 + 4 करेगा, वेरिएबल x पे जाके फाइनल वैल्यू कौन बाद में लिखता है वो अपडेटेड रहेगी, फाइनल वैल्यू डिस्प्ले होगी दोनों के फिनिश होने के बाद में। तो पहले अगर ये फिनिश हुआ तो 5 वैल्यू यहां लिखा जाएगी, उसके बाद ये फिनिश हुआ तो 14 लिखाएगी x वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारे पास 14 दिखेगी। अगर यही केस में मैंने उल्टा कर दिया होता, तो उल्टा का मतलब कि पहले 14 और उसके बाद में 5 आता, तो पहले P2 उसके बाद P1 फिनिश होता तो क्या होता? केस नंबर 4, केस नंबर 4 जस्ट उल्टा, ऑपोजिट ऑफ दिस,
कि P1 और P2 x की वैल्यू 10 रीड करते हैं कॉन्करेंटली और P1 बाद में फिनिश होता है। P1 फिनिशेस लास्ट, तो क्या होगा, x की वैल्यू शुरुआत में 10 दोनों ने रीड करी, इसने लोकली 5 चेंज किया, इसने लोकली 14 चेंज किया, पहले P2 अपना लिखेगा 14 यहां पे जाके, और आखिरी में P1 अपना 5 चेंज कर देगा, ये वाली वैल्यू। तो x की वैल्यू रिफ्लेक्ट जो होगी दोनों प्रोसेसेस के खत्म होने पे, वो क्या दिखेगी, वो दिखेगी सर जी 5। अब बताओ कितनी वैरायटी के आंसर्स हमारे पास आए, हाउ मेनी वैरायटी ऑफ आंसर्स वी आर हैविंग। एक है हमारे पास 9, दूसरा 7, तीसरा 14 और चौथा है 5। 4 different type of answers we are having. How many different values of x possible after both processes finish executing? Answer is 4. 4 अलग अलग टाइम के आंसर्स आए हैं, 5, 7, 9 और 14। ये 4 अलग अलग आंसर्स हमें मिले हैं। देख लो, आराम से देख लो, कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आई है। अच्छा रोशन जी, एक बात बताओ कि अगर क्वेश्चन बदला तो क्या आंसर का तरीका बदलेगा? रेस कंडीशन बैंक वाला एप्लीकेशन में होगा क्या, इफ़ वी यूज टू अकाउंट एट द सेम? चंदन आज़ाद जी बिल्कुल, अगर उन पे सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन नहीं लगाए तो सेम इशू बैंक में भी आएगा। सर एक्स इज एन अराइवल टाइम, नहीं बेटा, एक्स एक वेरिएबल है, एक्स इज द वेरिएबल। ज़्यादा प्रोसेस आएगी तो टाइम टेकिंग होगा, बिल्कुल बिल्कुल टाइम टेकिंग होगा। सर लास्ट केस में 14 डिवाइड बाय 2 नहीं होगा क्या? कौन से वाले में? इसमें क्यों होगा बेटा? 14 डिवाइड बाय 2 तो तब होगा ना जब हम P2 को पहले फिनिश करें और जो P2 ने 14 चेंज किया है उस 14 को P1 को रीड कराएं। मैंने ये चलाया पहले, फिर ये x की वैल्यू 14 बन गई, उसके बाद x की वैल्यू 14 इस R1 में रीड हुई P1 की। अगर ऐसा चला कि पहले 3 ये स्टेटमेंट चले फिर ये 3 स्टेटमेंट चले, तो 14 इसने रीड कर लेना है, डिवाइड बाय 2 7, और ये आ जाएगा आंसर x में 7। बट मेरा ये केस ऑलरेडी अलग था ना, ये वाला कि P2 पूरा फिनिश हो उसके बाद P1 चले, ये केस अलग था। इस केस में मैंने क्या किया, P1 और P2 को दोनों को एक एक स्टेटमेंट पहले चला दिए, एक के बाद एक। तो इसने भी x को ऑलरेडी रीड कर लिया है, इसने भी x को ऑलरेडी रीड कर लिया, और दोनों ने 10-10 को रीड किया। रियल एग्जाम्पल, ये वेरिएबल के डिवीजन की प्रायोरिटी एडिशन से ज़्यादा होता है तो प्रोसेस P1 पहले रन होगा। राजा साहू जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? ये 2 अलग अलग प्रोसेस हैं, एक सिंगल प्रोसेस के एक स्टेटमेंट नहीं है रे बाबा। आप ऐसा कह रहे हो कि सर जी एक बैंक अकाउंट है, इस बैंक अकाउंट में एक किसी पर्सन ने, है ना, 2000 रुपये डिपॉजिट करने की कोशिश की और उसी बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए डिपॉजिट होने की कोशिश हुई अलग अलग जगह से। यहां से किसी ने यूपीआई किया, यहां से किसी ने चेक डाला 2 लाख रुपए का। तो जिसका पैसा ज्यादा है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो उसको पहले आप डिपॉजिट कराओ, उसके बाद 2000 रुपए डालो। ऐसा जरूरी थोड़ी, ये 2 अलग अलग प्रोसेस है ना।
दो प्रोसेसेस के बीच में प्रायोरिटी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की कैसे ले सकते हो? दो अलग अलग प्रोग्राम है ये, जिसका टर्न आएगा सीपीयू पे जब वो रन करेगा स्टेटमेंट, काम खत्म। इसमें प्लस माइनस डिवीजन का कोई केस ही नहीं है। कैन वी यूज सेम वेरिएबल इन डिफरेंट प्रोग्राम? ऑफ कोर्स, तभी तो शेयर्ड वेरिएबल यूज हुआ है। यार तुम लोगों ने एक्सटर्न वेरिएबल नहीं पढ़ा। एक्सटर्न वेरिएबल होता है ना, जो आप किसी ग्लोबल वेरिएबल को कहीं पे डिक्लेयर करते हो एक प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्राम में आप उसे यूज कर लेते हो, होता है ना ऐसा। कोई बात नहीं। तो फिर अब सुनो क्या कह रहा हूं मैं। सुनो 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 सुनो, अगर आपको केस नंबर 3 और केस नंबर 4 समझ में आया तो मैं यहां से एक चीज समझाना चाहता हूं, एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा हुआ क्या कि जब केस नंबर 3 आया तो P1 और P2 दोनों ने X की सेम वैल्यू रीड की, 10 10 जो इनिशियल वैल्यू थी वही रीड की। P1 और P2 दोनों ने X की वैल्यू सेम ही रीड की है ना? यस और नो? जल्दी टाइप करो, जल्दी टाइप करो, जल्दी टाइप करो। जब केस नंबर 3 आया तो दोनों ने X की वैल्यू सेम रीड की है। रीड रीड पढ़ना। शुरुआत में X की वैल्यू 10 दोनों ने रीड करी और उसके बाद क्या किया? जो बाद में फाइनली राइट करने गया उसने दूसरी प्रोसेस का असर खत्म कर दिया। यह क्या बात हुई सर? देखो जरा, अगर दोनों ने X की वैल्यू 10 रीड की, इसने 5 अपडेट किया लोकली, इसने 14 अपडेट किया लोकली, ये अगर पहले लिखाया और ये बाद में लिखाया तो इसका मतलब है कि P2 ही अकेली प्रोसेस चली और इसका आंसर 14 आया और वो X में दिखा आखिरी में जाके। P1 चली ही नहीं। मतलब कि अगर P1 चल भी गई तो उसने जो इंपैक्ट करना था, चेंज करना था वेरिएबल X पे, वो सुपरसीड हो गया, वो न्यूट्रलाइज हो गया, वो ओवरकम हो गया बाय P2 प्रोसेस। तो इसका मतलब है कि हमने P1 भी चलाई, P2 भी चलाई, पर असर P1 का कुछ दिखा ही नहीं। हमें लगा खाली P2 चल गई अकेली एक प्रोसेस। जो P1 का रिजल्ट था वो ओवरराइट हो गया। तो इसका जो हमारा यहां से एक्सट्रैक्ट है, मतलब कि जो निचोड़ है, इस बात की समरी है, वो ये है कि अगर दो प्रोसेसेस शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस करती हैं ये, और ऐसा कुछ केस बनता है, तो हो सकता है कि ऐसा एक केस हम बनाएं जिसमें प्रोसेसेस तो दोनों की दोनों पूरी चले, बट रिजल्ट सिर्फ एक प्रोसेस जो कर रही है उसका फाइनल दिखे। फिर से रिपीट करता हूं मैं कि दो प्रोसेसेस जब कॉन्करेंटली ऐसी चल रही हैं, शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस कर रही हैं, तो हम ऐसा एक केस बना सकते हैं हमारी मर्जी से जिसमें कि दो प्रोसेसेस जो हैं उनका एग्जीक्यूशन तो पूरा हो जाए दोनों का, बट हमारे वेरिएबल पे असर सिर्फ एक ही प्रोसेस का दिखे जो बाद में फिनिश होगी। पहली प्रोसेस का कोई असर ही ना दिखे हमारे फाइनल रिजल्ट पे। आप देख सकते हो कि अकेली खाली P2 प्रोसेस चलती तो क्या करती? P1 है ही नहीं, मान लो P1 आई ही नहीं, है ही नहीं, P2 अकेले अकेले चली, X की वैल्यू इसने 10 रीड किया, +4 किया, X की वैल्यू फाइनली 14 लिख दी गई, 14 आया। P1 चला ही नहीं ऐसा दिख रहा है, यहां तो है ही नहीं सर P1 प्रोसेस, बट पीछे से P1 चल गया। दोनों ने X की वैल्यू 10 रीड कर ली थी, P1 पहले फिनिश हुआ, P2 बाद में फिनिश हुआ, और फाइनल रिजल्ट ऐसा दिखा कि खाली P2 चला, P1 चला ही नहीं। तो मैं ये जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं उससे समरी ये निकल के आती है कि हम कुछ ऐसा सिनारियो बना सकते हैं जहां हम ये कह सकें कि दो प्रोसेसेस जो हैं एक साथ चलें
और एक साथ चलने के बाद उनमें से कोई एक ही प्रोसेस चल रही है, उसका फाइनल रिजल्ट मुझे देखने को मिले अपने वेरिएबल पे। दोनों चल गई, खत्म भी हो गई, बट एक प्रोसेस का जो भी इंपैक्ट था वेरिएबल पे, जो चेंज था वेरिएबल पे, वो कुछ भी देखने नहीं मिला। सिर्फ एक ही प्रोसेस का चेंज देखने को फाइनली मिला वेरिएबल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, और यहां से गेट का क्वेश्चन जो है वो आपसे बनेगा अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है तो। अब यही जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया था ये वाला, इसी का एक और वेरिएंट आपके सामने है। जल्दी से मुझे आंसर बताइए कि क्या क्या आंसर आ सकते हैं। इसको क्या टर्म बोलेंगे, फिर कोई स्पेसिफिक वर्ड। ये रेस कंडीशन की ही प्रॉब्लम है कि प्रोसेसेस कब कौन सा वेरिएबल को कब कैसे रीड करेगी, और उनके एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस डिसाइड कर रहा है कि x में क्या आएगा। x में 9 आ सकता है, 7 आ सकता है, 14 आ सकता है, 5 आ सकता है। दीज आर रेस कंडीशन प्रॉब्लम्स ओनली। सर इस अकॉर्डिंग तो एक ही प्रोसेस चला देते जिसका आउटपुट चाहिए था। शिवानी गुप्ता जी, हमें चाहिए वाला सीन नहीं है ना, यहां पे हमें दोनों प्रोसेस चलानी है। ये हम क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जी, कि हमारा प्रोसेस फिनिश होने के बाद x में वेरिएबल क्या आएगा। हमें चाहिए तो कि दोनों प्रोसेस चलें, पर कुछ केस ऐसे बन रहे हैं कि दोनों प्रोसेस चलने के बाद भी सिर्फ एक ही प्रोसेस का जो फाइनल रिजल्ट था वही हमें x वेरिएबल में दिख रहा है। दीज आर जस्ट दी ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट का ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि दोनों प्रोसेस तो चलेंगी, पर जिस सीक्वेंस में चलेंगी वो उनमें से कुछ ऐसा सीक्वेंस या ऐसा केस भी बन रहा है कि हमारा एक ही प्रोसेस का एग्जीक्यूशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें देखने मिल रहा है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन, ये देखो। अब देखो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 4 केस बनाना, यही 4 केस बनाओ ना, 1 2 3 4। पहले पूरा प्रोसेस ए चलाओ, फिर बी, फिर पूरा प्रोसेस बी चलाओ, फिर ए, फिर दोनों को एक एक करके एक्स वेरिएबल सेम टू सेम वही वैल्यू रीड करवाओ, फिर लास्ट में बी को राइट करवाओ या लास्ट में ए को राइट करवाओ। वही सेम केस। चलिए, अगर हमने सबसे पहले ये देखा है कि x की इनिशियल वैल्यू है 4, तो नंबर 1 पॉसिबिलिटी बनेगी कि x की वैल्यू जो 4 है, पहले पूरा प्रोसेस a चल जाए, 4 इंटू 2 चले, तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी, और उसके बाद इसने चलाया तो +1 9 हो जाएगी।
दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पहले x की वैल्यू इसने रीड की +1 z में, जो कि 4 से हो जाएगा 5 यहां पे लिखा जाएगा। फिर इसने 5 रीड किया, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा x में। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि x की वैल्यू दोनों ने 4 रीड कर ली है। इसने भी 4 रीड की, 8 लोकली लिखा, इसने भी 4 रीड की, 5 लोकली लिखा। फिर पहले ये राइट हुआ, बाद में b राइट हुआ, तो x की वैल्यू पहले 8 बन गई, फिर 5 बन गई, आखिरी में 5 दिखेगी। चौथी पॉसिबिलिटी कि दोनों ने 4 रीड कर लिया और फिर पहले 5 लिखा गया और उसके बाद में 8 लिखाया। तो हमारे पास वेरियस आंसर आएंगे 5, 8, 9, 10। 5, 8, 9, 10 आंसर इज 4 वेरियस पॉसिबिलिटीज आर देयर। कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ में नहीं आई? क्योंकि मैंने वही 4 केस बनाए हैं जो यहां लिखे हुए हैं। जल्दी इसलिए खत्म कर दिए क्योंकि उम्मीद थी कि आपको शायद ये सेम कंसेप्ट लगाना आ गया। सेम टू सेम। अरे ये गेट का क्वेश्चन हो ना हो, पहले आप कंसेप्ट बताओ कि कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। इतना फास्ट? अरे मैंने फास्ट कर लिया है, आपसे बना कि नहीं बना? 4 केस बनाओ, टेक योर टाइम, जस्ट सेम टू सेम केस बनाइएगा। अब यार देखो, मैं तो 12-15 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे तो पता है कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व। हर बार अगर ये नंबर चेंज भी कर दूंगा तो कंसेप्चुअली तो पता ही है ना सॉल्व कैसे करना है। हो जाएगा, आपसे भी बन जाएगा, क्विकली बन जाएगा, है ना। चलो अब मैं आपसे, बन गए, ठीक है, 2 क्वेश्चन और दूंगा। अभी यहीं पे ही 2 क्वेश्चन और करेंगे हम, क्योंकि आपसे कुछ और भी डिस्कशन करना है। क्वेश्चन है भैया, एक x वेरिएबल है, इनिशियल इसकी वैल्यू है 8। P1 प्रोसेस जो करता है वो ये करता है, P1 जो प्रोसेस है टू कर देता है, और P2 प्रोसेस जो है वो ये कर देता है। मेरा क्वेश्चन है, जितनी भी पॉसिबल आंसर्स हैं उनमें से मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या हो सकती है और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या हो सकता है। देखो, हमें एक बात तो समझ में आई कि ये प्लस और माइनस वाला खेल है, तो दोनों अगर एक दूसरे के बाद चले कि पहले आपने P1 पूरा चलाया, x - 2 किया 6 और 6 + 3 किया, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। मतलब कि ये कम करने की कोशिश करेगा, ये बढ़ाने की कोशिश करेगा। अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा कम भी नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा भी नहीं हो पाएगा। ट्राई करके देख लो, एक के बाद एक चलाओगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 9। x की वैल्यू 9, पहले पूरा P1 चले फिर P2 चले, या पहले P2 चला लो फिर P1 चला लो, क्योंकि ये प्लस माइनस है, एक के बाद एक करने पे भी, प्लस माइनस करने पे 8 - 2 + 3 आंसर 9 ही आएगा। बट अगर आपने यहां पे रेस कंडीशन का केस नंबर 3, 4 लगा दिया कि सर दोनों को x की वैल्यू 8 ही रीड कराओ, और फिर एक काम करो, मैक्सिमम लाने के लिए जो बढ़ाने वाली वैल्यू है, जो वो प्रोसेस है जो इंक्रीज कर रही है वैल्यू को, उसको बाद में राइट करा दो। तो क्या करो, यहां पे दिमाग ऐसा लगाओ कि x को दोनों को 8 रीड कराओ। इसने लोकली चेंज किया, x की वैल्यू को -2 करके 6 कर दिया, इसने लोकली 11 कर दिया। पहले 6 लिखाओ उसके बाद 11, ताकि जो प्रोसेस इंक्रीज कर रही है वैल्यू उसी का ही असर दिखे।
जो डिक्रीज कर रही है उसका असर ना दिखे, मैक्सिमम वैल्यू इज 11। और सिमिलरली जो प्रोसेस हमारी नेगेटिव कर रही है उसको ही इंपैक्ट कराओ, पॉजिटिव वाले को मत कराओ, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्या बोलते हो, सही है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, बोलो रे बोलो, क्विकली बोलो। बताइए, अब बताइए, सीधा दिमाग पे जा रहा है, ठीक है, बढ़िया है। अब इस केस में क्या, इस केस में सर जो ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है उसको लगाओ। हाय शाबाश, मिनिमम पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल बदल सकता है। इस केस में क्या हुआ ना बाबू, दोनों प्लस प्लस कर रहे हैं, ये दोनों जो हैं वो दोनों प्लस प्लस कर रहे हैं, ये भी ऐड कर रहा है, ये भी ऐड कर रहा है। तो अगर एक के बाद एक लगाया तो ज्यादा फायदा होगा, एक के बाद एक लगाया तो ज्यादा फायदा होगा। रन P1 एंड P2 वन आफ्टर अनादर, मतलब कि दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ आप x की वैल्यू रीड मत करवाओ, 8 8 दोनों को रीड मत करवाओ सर, पहले एक को रीड करवाओ, ये +2 करे, फिर दूसरे को रीड कराओ, तो +2 10 ये रीड करे। अगर इसने 10 रीड किया है +2 करने के बाद, तो ये 10 + 3 करके 13 कर देगा, तो उसकी वजह से x की वैल्यू आ जाएगी 13। आप एक के बाद एक किसी को भी चला लो, पहले ये चला लो फिर ये चला लो, बात बराबर, ये +2 +3 दोनों का असर दिखाओ। क्यों, मैं ऐसा क्यों चाहता हूं, मैं एक के बाद एक इसलिए चलाना चाहता हूं ताकि जो दोनों एडिशन करने वाली प्रोसेसेस हैं दोनों का असर दिखे इस वेरिएबल x पे। तो पहले x को इसने रीड किया, +2 किया, 2 करने के बाद यहां लिखा दिया और 10 कर दिया अपडेट, फिर ये अपडेटेड वैल्यू 10 P2 ने रीड करी, तो +3 करके 13 करेंगे, असर ज्यादा पड़ेगा। अगर दोनों ने 8 8 रीड कर लिया होता तो ये +2 करके 10 कर पाता, ये सिर्फ 11 ही कर पाता। 11 से बड़ी पॉसिबिलिटी भी है हमारे पास, तो हम वहां क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछा है। अच्छा, अब अगर मिनिमम पॉसिबल के लिए करना है तो क्या करना पड़ेगा, मिनिमम पॉसिबल के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम पॉसिबल के लिए हमें जो प्रोसेस का सबसे छोटा इंपैक्ट है, सबसे छोटा इंपैक्ट है, उसको सबसे आखिरी में रन करेंगे और सारी प्रोसेसेस को एक साथ 8 रीड करा के। तो दोनों ने 8 8 रीड किया, इसने +2 10 किया, इसने +3 11 किया, और फिर ये वाला 10 वैल्यू जो है वो हम फाइनली लिखेंगे P1 का, ताकि रिफ्लेक्ट क्या करे x में, मिनिमम से मिनिमम जो वैल्यू थी वो 10, P1 को लास्ट में लिखाओ। समझ में आई बात? वो रचना जी 18 15 कहां आ गया, ज्यादा नहीं हो गया 18 और 15? डाउट, क्या डाउट है चंदन? थर्टीन कैसे आया बता दो एक बार। 13 ऐसे आया कि मैंने प्रोसेसेस को एक के बाद एक रन किया। देखो ये दोनों एडिशन करने वाली है। पिछली बार ना प्रॉब्लम क्या थी कि ये कम करता ये ज्यादा करता, तो एक के बाद एक अगर चलाते कि पहले ये पूरा फिनिश करता तो ये x की वैल्यू 6 कर लेता, कम कर देता, फिर उसके बाद इसको अगर x की वैल्यू 6 रीड कराते तो 6 + 3 करके ये 9 करता, है ना, क्योंकि ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं प्लस और माइनस, तो उसकी वजह से एक के बाद एक करने का फायदा नहीं होता।
एक के बाद एक करने का फायदा इनको है कि पहले ये पूरा फिनिश कराओ, इसके बाद इसको फिनिश कराओ। फायदा क्या है, दोनों प्लस प्लस है ना, तो बढ़ाएगा एक के बाद एक करने पे। तुषार, ना बैटमैन ना सुपरमैन, आईआईएससी बैंगलोर, दैट इज द ओनली हीरो इन लाइफ। पॉसिबल केसेस यही 4 हैं, बस फाइंड आउट करना है। बिल्कुल पॉसिबल केसेस वही 4 हैं, बट हम वो 4 केस बार बार क्यों रन करें? हम डायरेक्ट दिमाग लगाएंगे ना, इसीलिए तो ये क्वेश्चन दे रहा हूं। एट मिडिल ऑफ एग्जीक्यूशन भी एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है क्या? अभी तो ऐसा कुछ वेरिएबल दिया नहीं है एट मिडिल। अगर ऐसा देंगे तो फिर तो क्वेश्चन और टफ बन जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा। मुझे उम्मीद है कि पिछले वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया। देखो अब तुम लोग आईआईटी बॉम्बे वर्सेस आईआईएससी बैंगलोर जो है वो छेड़ो मत जब तक तुम्हारी ऐसी रैंक ना आ जाए कि इन दोनों में आपको एडमिशन मिले। उसके बाद डिस्कशन चालू करेंगे। अभी हमारी कोई भी हैसियत पोजीशन नहीं है हमारी, मतलब आप लोगों की, कि आप इसके कंपैरिजन के बारे में बात करें। बल्ला कभी हाथ में लिया नहीं, विराट कोहली को बता रहे हैं कि तुमको कैसे शॉट खेलना चाहिए। सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग, है ना। एंजॉय करो बस। सुनो अब अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि हमारे पास x है, एक वेरिएबल जिसकी इनिशियल वैल्यू है 10। एक प्रोसेस है P जो x की वैल्यू को -2 करती है। दूसरी प्रोसेस है जो x की वैल्यू को -3 करती है। और तीसरी प्रोसेस है जो x की वैल्यू को +4 करती है। अब बताइए कि आप मुझे बताएंगे मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज क्या आ सकती हैं जब तीनों प्रोसेसेस फिनिश हो जाएं उसके बाद। खेलता हूं बेटा, क्रिकेट भी खेलता हूं और खूब धुलाई भी करता हूं। शब्दों से तुम्हारी, क्रिकेट में बॉलर्स की। अगर आपको मिनिमम लाना है तो इसका मतलब है कि जितनी भी नेगेटिव छोटी करने वाली प्रोसेसेस हैं उन सारी प्रोसेस का इंपैक्ट आपको अपने वेरिएबल पे दिखाना पड़ेगा, वो भी एक के बाद एक। जैसे कि यहां किया था, पॉजिटिव मैक्सिमम लाने के लिए दोनों पॉजिटिव करने वाली प्रोसेसेस का असर आपने वन आफ्टर अनादर किया था। यहां पे भी नेगेटिव का वन आफ्टर अनादर करना पड़ेगा, पॉजिटिव का भी वन आफ्टर अनादर करना पड़ेगा। चलाना तो तीनों प्रोसेसेस को है, एग्जीक्यूट तीनों प्रोसेस को करनी पड़ेगी, बट असर किसका दिखेगा आखिरी में, वही यहां पे मेन मुद्दा है। आप एक काम करो, पहले अगर आपको मिनिमम करना है तो एक काम करो, इसको 10 रीड कराओ, फिर इसको उसके साथ में 10 रीड करा दो, क्योंकि मुझे P3 का असर नहीं चाहिए। मुझे P3 का असर अपने X पे नहीं चाहिए कि P3 कुछ रीड करे फिर चेंज करे और उसके बाद में मैं किसी दूसरी प्रोसेस को चलाऊं। ना बाबा ना। क्यों? क्योंकि ये बढ़ा देगी वैल्यू। अगर ये बढ़ा देगी वैल्यू, मुझे इसका असर पहले चाहिए ही नहीं। तो मैंने क्या किया, एक कम करने वाली और एक बढ़ाने वाली दोनों को x एक साथ रीड कराया। आप इन दोनों को भी करा सकते थे, ठीक है। फिर क्या किया, इसने लोकली -2 किया 8, इसने लोकली 14 किया। पहले x की वैल्यू 14 मैंने P3 पे लिखा दी, P3 फिनिश करके इसका राइट करवा दिया और उसके बाद P1 का आंसर 8 राइट कराया। देखो P3 चल भी गई, हां, और इसका कोई असर ही नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसने जो भी चेंज किया था वो इसके -2 करने के इम्पैक्ट से मैंने अपडेट करा दिया। अब ये 8 इसको रीड कराओ P2 को, तो इसने 8 रीड किया, -3 चेंज किया, 5 कर दिया, और ये 5 मेरे पास फाइनली मिनिमम रहेगा। कहां पे रहेगा? x की वैल्यू में मिनिमम आ जाएगा 5, मिनिमम आएगा 5। ठीक है, मैक्सिमम कितना आएगा? मैक्सिमम के लिए ना मुझे क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस का असर चाहिए, और वो भी P3 का। ये दो प्रोसेस के असर नहीं चाहिए। जिन दो प्रोसेस का असर नहीं चाहिए उन दोनों प्रोसेस को इस पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ में x की वैल्यू 10 रीड कराओ एक एक करके। पहले ये चली, इसने x रीड किया 10, फिर ये चली x रीड किया 10, ये चली x रीड किया 10, इसने लोकली अपडेट किया 8, इसने लोकली अपडेट किया 7, इसने लोकली अपडेट किया 14। पहले इन दोनों का राइट कराओ x में, और उसके बाद में ये 14 आखिरी में राइट कराओ। फाइनल वैल्यू दिखेगी सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाली। तो आप कुछ ऐसे रन करो प्रोसेस को कि हमारे पास मैक्सिमम जो वैल्यू आए वो सिर्फ पॉजिटिव वाली प्रोसेस का ही असर दिखे। दैट्स इट। हां जी दिया जी, 5 ऐसे आया कि 10 को पहले -2 कराया, 8 आया, फिर 8 यहां लिख दिया, फिर 8 इसने P2 ने रीड किया, P2 ने 8 रीड किया, 8 - 3 कितना हो जाएगा? 5, यहां लिख दो। P1 और P2 को एक के बाद एक चलाओगे तो आपको वैल्यू 5 मिल जाएगी। सर इसके केसेस कैसे कैसे बनेंगे? इसके बेटा बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, इसके केसेस बहुत सारे बन जाएंगे। पहले P2, फिर P3, फिर P1 P2 P3, फिर P1 P3 P2, मतलब पूरा सीक्वेंस में रन करो ऐसा। तो ऑलमोस्ट आपके पास जो केसेस बनेंगे वो बनेंगे 6 अलग अलग सीक्वेंस में। एक तो परम्यूटेशन बनेगा, और 6 इन्हीं का एक और परम्यूटेशन बनेगा जिसमें राइटिंग सबसे आखिरी में होगी। बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, पर हमें सारे केसेस बनाने नहीं है। 3 फैक्टोरियल तो प्रोसेस पूरी पूरी एग्जीक्यूट हो उसका केस, फिर और भी दूसरे केसेस बनेंगे कि 2 प्रोसेस ने एक साथ रीड कर लिया, पहले राइट कर दिया, फिर तीसरी प्रोसेस ने उसको वैल्यू रीड की। केसेस यहां बनाने का पॉसिबिलिटी हम रखेंगे ही नहीं, क्योंकि केसेस बहुत सारे बन जाएंगे, हमें रखने का ही नहीं है। सर तो 2 प्रोसेस को एक साथ चला सकते हैं, तीनों को जरूरी नहीं है एक साथ? नितिन जी बिल्कुल, 2 प्रोसेस को एक साथ चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर अगर डिफरेंट वैल्यूज पूछी होती तो उसका भी केस बताऊंगा मैं। सर ये कंसेप्ट कहां अप्लाई हो रहे हैं? बेटा जी ये कंसेप्ट प्रोसेस एग्जीक्यूशन के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है आपके एक्स वेरिएबल का, वो है मेरा बेटा। ठीक है बेटा अभिषेक जी, थैंक यू फॉर आस्किंग। रिपीट अगेन। इंद्रेश यादव, मुझे पहले बताओ कि क्या चीज़ समझ नहीं आई है। सर मिनिमम में P3 नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा अमित कुमार जी? चलेगा। मैं चाहता हूं कि पहले P1 चल जाए और P3 चल जाए, दोनों 10-10 रीड करें। ये 14 करेगा, ये -2 8 करेगा। पहले 14 लिखो x पे, फिर 8 लिखो x पे, तो P1 और P3 दोनों चल गए, फाइनल रिजल्ट आया 8। फिर उसके बाद P2 जो है 8 रीड करेगा, 8 - 3 5 आ जाएगा, तो P1 P2 P3 तीनों चल गए, फाइनल वैल्यू 5 आई। सर इसके सारे केसेस कैसे बनेंगे? महक जी इसके सारे केसेस हमें नहीं बनाने, इतना न तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा और ना ही हमारे पास इतना पेशेंस है कि हम बताएं। इनके सारे क्वेश्चंस, इतना क्वेश्चन बड़ा नहीं आएगा कि 3 प्रोसेस और तीनों प्रोसेस के इतने सारे केसेस के बारे में पूछा जाए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत अलग अलग टाइप के आंसर आएंगे। बट अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया, मान लो डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो क्या कर लीजिएगा? सरेंडर कर दीजिएगा। डिफरेंट वैल्यूज के साथ एक बार बता दीजिए, डिफरेंट वैल्यूज का क्या होगा हम बताएंगे। अरे एग्जाम में डिस्टिंक्ट वैल्यूज का अगर क्वेश्चन आ गया तो केस नहीं बनाने का। क्यों नहीं बनाने का? हम बताते हैं कि करने का क्या है।
हम बताते हैं कि करने का क्या है। अगर ऐसा केस हुआ तो आप एक काम करो, तीनों प्रोसेसेस का जो भी ऑपरेशन है एक के बाद एक लिख लो। -2 -3 +4, तो x की वैल्यू -2 -3 +4 ये करना है आपको, है ना। अब हमें जो करना है वो क्या करना है, फाइनल रिजल्ट ऑफ एनी वन प्रोसेस ओनली। क्या मतलब, कोई सिर्फ एक प्रोसेस जो है उसका ही फाइनल रिजल्ट हमें दिखे। जैसे कि अभी हमने 14 लाने के लिए P3 का रिजल्ट दिखाया कि x को तीनों को 10 10 10 रीड कराया, इसने -2 लोकली किया, इसने -3, इसने +4, इन दोनों को पहले राइट करा दिया, आखिरी में इसने राइट किया, तो एक ही प्रोसेस P3 का ही असर हमारे फाइनल रिजल्ट पे पड़ा। अगर फाइनल रिजल्ट का असर सिर्फ P3 पे का पड़ा तो इसने 10 + 4 14 किया होता, दैट्स इट। तो अगर फाइनल रिजल्ट हमारा तीनों में से कोई एक प्रोसेस के इंपैक्ट का होगा तो हमारे पास x की 3 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, या तो 10 माइनस x की वैल्यू इनिशियली 10 है तो 10 - 2 का असर पड़ेगा, बस सिर्फ इसका असर होगा, इन दोनों को आप छोड़ दो, निग्लेक्ट कर दो, मतलब 8, एक ऑप्शन आएगा 8, सिर्फ -3 किया होता तो एक ऑप्शन आता 7, सिर्फ +4 किया होता तो 14। ये 3 केस अलग अलग आपके बनेंगे, सिर्फ 3 केस आपके अलग अलग बनेंगे ये वाले, अगर सिर्फ एक ही प्रोसेस का रिजल्ट हमारे फाइनल रिजल्ट में दिखता। अगर दो प्रोसेसेस का रिजल्ट एक के बाद एक दिखता, जैसे कि अभी मैंने बताया कि पहले P1 का -2 हुआ, उसके बाद इसने -2 रीड करके, मतलब 10 - 2 8 रीड करके और -3 करके 5 किया, मतलब दो प्रोसेसेस का असर हुआ, कोई भी दो प्रोसेस का असर। तो अगर आपके पास ये दो प्रोसेस का असर होता 10 - 2 -3, आंसर कितना आता भैया, आंसर आता 5। फिर अगर इन दोनों का असर होता तो 10 - 2 8 +4 12। अगर इन दोनों का असर होता तो 10 - 3 7 +4 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हो गए दो दो पॉसिबिलिटी, सारी दो दो की सारी पॉसिबिलिटी होगी, इन दोनों का असर हो गया, इन दोनों का असर हो गया, इन दोनों का असर हो गया। अब तीनों प्रोसेस का एक साथ असर, अगर तीनों प्रोसेस वन आफ्टर अनदर फाइनल रिजल्ट पे ऑल 3 प्रोसेसेस का रिजल्ट आता, तो इसका मतलब आप तीनों प्रोसेस को कंसीडर करो। तीनों प्रोसेस को अगर कंसीडर करेंगे तो 10 - 2 -3 +4 कितना हो जाएगा, ये 9। ऐसे आप वेरियस पॉसिबल आंसर्स निकालेंगे। 5 7 8 9 11 12 14 कितने हो गए टोटल, 3 3 6 7, 7 डिस्टिंक्ट आंसर्स आपके पास आ रहे हैं, ऐसे निकाल लेना। बोलो, ट्रिक समझ में आ गई। निशु कुमार जी, मेरी मर्जी से क्वेश्चन कराऊंगा, जो मेरे को कराना है करा दूंगा, नहीं कराना नहीं कराऊंगा, इससे जनरलाइज नहीं कर सकते। जनरलाइज ही तो किया मैंने, जनरलाइज नहीं कर सकते कि इतने ही आंसर आएंगे, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे -2 -2 एक जैसा होता तो अकेली सिंगल प्रोसेस इसका भी असर उतना ही आता है, उसका भी इतना ही आता, तो हमारे पास कुछ आंसर्स कॉमन आ सकते हैं, इसलिए हम इसको जनरलाइज नहीं कर पाएंगे बाबू, जनरलाइज कुछ नहीं कर पाएंगे, निकालना पड़ेगा। पर मेथड मैंने बता दिया आपको कि सिर्फ एक ही प्रोसेस का असर दिखेगा, तो एक आंसर ये पॉसिबल है कि इसी प्रोसेस का फाइनली आंसर दिखा -8 और 10 - 2 8, सिर्फ इसी प्रोसेस का असर फाइनली दिखा, तीनों प्रोसेस चली बट रिजल्ट में -3 ही होके दिखा 7,
रिजल्ट में +4 होके ही दिखा 14। कोई भी दो प्रोसेस, इन दोनों प्रोसेस का अगर रिजल्ट में इंपैक्ट दिखा -2 -3, 10 -2 -3 5, इन दोनों प्रोसेस का असर दिखा -2 + 4 12, इन दोनों प्रोसेस का असर दिखा -3 + 4 11, तीनों प्रोसेस का असर दिखा एक के बाद एक चली तो 9। इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आ चुके हैं। मैक्सिमम मिनिमम ऐसे निकाल सकते हैं, निकाल तो सकते हैं, पर क्यों निकालना? जो नेगेटिव कर रहे हैं एक के बाद एक चला दो, ये यहां से -5 आ जाए, -5 आ जाएगा, 10 - 5 5, और पॉजिटिव के लिए सिर्फ मैक्सिमम के लिए जो पॉजिटिव पॉजिटिव है उनका असर दिखा दो खाली, तो मैक्सिमम आ जाएगा। सर अगर सेम आए किसी दो प्रोसेस का रिजल्ट तो उनको डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे। बेटा डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है ये बताओ जरा। अमन यादव, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है मेरे को ये तो बताओ। कि अगर कोई दो चीजें हैं, दोनों का आंसर 2 2 आया तो क्या ये डिस्टिंक्ट है? नहीं ना। तो कैसी बात कर रहे हो? मान लो यहां भी 9 आया होता, यहां भी 9 आया होता, तो डिस्टिंक्ट कहां से है? सेम टू सेम ही तो है वो, तो डिस्टिंक्ट कैसे काउंट करेंगे? मैक्स के लिए पॉजिटिव वाला ले लेंगे और मिनिमम के लिए नेगेटिव नेगेटिव, बस उनका असर दिखा दो एक के बाद एक, काम खत्म। चलो आपको PYQ और टेस्ट, सॉरी शायद आपको DPP एट्सेट्रा में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप आराम से इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। आई मीन नंबर ऑफ वैल्यू पूछे तो बेटा नहीं ना, डिस्टिंक्ट नहीं है। एक्स की फाइनल वैल्यू अगर 9 आती है, चाहे आप किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट करो प्रोसेसेस को, तो डिस्टिंक्ट तो एक ही वैल्यू है 9। चाहे कैसे भी, कितनी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कैसे भी किसी तरीके से भी हुआ, डजेंट मैटर, 9 तो 9 है। तो अलग वैल्यू नहीं आई है तो डिस्टिंक्ट कैसे काउंट होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं क्विकली इसको बताता हूं। चंदन जी, डाउट सेक्शन जो है मुझे एक्सेस नहीं हो पाता है यहां से। तो अगर आप ऐसे डाउट पूछते हैं तो आप या तो ग्रुप पे भेज दो या यहां भेज दो। सर आई सीन PYQ फुल लेंथ टेस्ट भयानक दिख रहा है। दिखने दो। PYQ कोई सीरीज जो आपने फॉलो करें। महक जी, मैंने सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया था पहले भी कि कहाँ से मिल जाएंगे। सर ट्राई कीजिए ना, होगा क्या ट्राई करना है मुझे? डाउट सेक्शन देखो, ये है डाउट सेक्शन, मेरे को दिखता नहीं है यहाँ पे, देखो। चलिए, क्रिटिकल सेक्शन के बारे में हमने बात की थी कि क्रिटिकल सेक्शन प्रोसेस का वो सेक्शन है जिसमें कोई प्रोसेस जो है वो शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस करती है या किसी दूसरी प्रोसेस से किसी तरीके से कम्युनिकेट करना चाहती है। तो अगर क्रिटिकल सेक्शन आया तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा क्या करे इस क्रिटिकल सेक्शन के साथ ताकि दो प्रोसेसेस के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो सिंक्रोनाइज्ड रहे। तो उसके लिए पहले डिफाइन किया गया कि अगर क्रिटिकल सेक्शन है तो सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉब्लम फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्लीमेंटर, द डेवलपर्स जो OS डेवलप करना चाहते हैं, और वो डेवलपर्स जो हैं उनके पास में ऐसा केस आता है कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, दो प्रोसेस के कम्युनिकेशन में एक प्रोसेस का अपना एक क्रिटिकल सेक्शन है, तो इस क्रिटिकल सेक्शन पे सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड होना चाहिए। ये होता है क्या? ये होता है क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम जो कि डेवलपर के पास आई। अब अगर इस क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम जो है, सर ये लाइव क्लास के डाउट सेक्शन है, अच्छा रीसेंट में जाऊं, ये ले, कॉमन में गया, ये ले, तुम्हारा दिमाग ही दिख रहा है मेरे को, तो इसमें सब कुछ खाली खाली, कुछ नहीं दिखता।
समझो क्या कह रहा हूं मैं। कह रहा हूं कि अगर आपको, तुम्हारा मतलब तुम सबका, यू गाइज कॉमन, सेम टू सेम, ऑल, खाली दिमाग है अभी, लर्निंग कुछ नहीं है, धीरे धीरे बनेगी। सुनो तो क्या कहता हूं मैं कि जब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आया, मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आया है तो उस क्रिटिकल सेक्शन पे लगाना पड़ेगा सिंक्रोनाइजेशन। ये प्रॉब्लम है किसके पास? ओएस के डेवलपर्स के पास। इस प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन ओएस का डेवलपर बिठाता है, देता है, तो उस सॉल्यूशन को कहा जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो कि यहां लिखा भी हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। पर पहले हमें प्रॉब्लम तो समझ में आए कि सर क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम क्या है। क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम यह है कि अगर कहीं क्रिटिकल सेक्शन आया किसी प्रोसेस का, तो उस क्रिटिकल सेक्शन पे सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। कौन करेगा? ओएस करेगा। तो ये है प्रॉब्लम, हमें ये करना पड़ेगा, दिस इज द प्रॉब्लम। जैसे कि आपके पास प्रॉब्लम इज कि हमें गेट का सिलेबस फिनिश करना है, हमें रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज लिखनी है, एग्जाम भी लिखना है, दीज आर द प्रॉब्लम्स। फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढोगे कि पहले हम सिलेबस फिनिश करने के लिए, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? सिलेबस फिनिश करने के लिए बैचेस से कोर्सेज उठाएंगे, डीपीपी प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, ये सॉल्यूशन दे रहे हो आप। तो प्रॉब्लम क्या है? क्रिटिकल सेक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना इज दी प्रॉब्लम। अब बात आती है सॉल्यूशन की, कि क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम आया तो उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा। जी हाँ, पर ये अगर सॉल्यूशन दिया गया तो प्री डिफाइंड है कि इस सॉल्यूशन की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। इस सॉल्यूशन में ये तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए। 3 कंडीशन हैं कि अगर किसी ने क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया सिंक्रोनाइज प्रोवाइड करने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए, तो उस सॉल्यूशन में ये 3 केस होने ही होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो हम बोल देंगे ये सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं है, सॉल्यूशन अच्छा नहीं है। अब वो क्या है? ये 3 रिक्वायरमेंट आपके सामने लिखी हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स क्या है? ये जो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है हमें पढ़नी है, जो वो है, सबसे पहले तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, दूसरा प्रोग्रेस होनी चाहिए, तीसरा बाउंडेड वेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है, एक बेसिक जो डेफिनेशन है मैं बता देता हूँ। इनका एक्सप्लेनेशन तो मैं कल ही दे पाऊंगा, क्योंकि आपके दिमाग में जो है अब घुसेगा नहीं कुछ। ठीक है, इसको ओवरफ्लो सिचुएशन कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। जब डेटा स्ट्रक्चर पूरा भर जाता है, इंसर्शन नहीं होता, ओवरफ्लो हो जाता है, सब बाहर जाता है, अंदर कुछ इंसर्ट हो नहीं पाता है। सिमिलर कंडीशन इज हियर। एग्जाम में जाते हो तो अंडरफ्लो हो जाता है कि दिमाग में तो कुछ है ही नहीं, खाली उससे और क्या लिखूं मैं, ऐसा एग्जाम में कुछ आ ही नहीं रहा बाहर। पढ़ते पढ़ते ओवरफ्लो हो जाता है, क्योंकि दिमाग में इतना कुछ भरा हुआ है, तो जो कचरा कूटा है उसको बाहर निकालो ना। चलो सुनो अभी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि अगर 2 प्रोसेसेस हैं P1 और P2, दोनों प्रोसेसेस कोई एक शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करती हैं किसी अपने अपने क्रिटिकल सेक्शन से, तो ये इसका क्रिटिकल सेक्शन, ये इसका क्रिटिकल सेक्शन। तो अगर एक प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने लग गया और इस X वेरिएबल को एक्सेस करने लग गया, तो जब तक P1 पूरा फिनिश नहीं होगा, P2 इसी क्रिटिकल सेक्शन से इस X वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। यह रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। सर क्यों लगाना पड़ेगा? अगर आपने ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया तो ये प्रॉब्लम आएगी, जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे हैं कि 2 प्रोसेस एक साथ X को एक्सेस कर रही हैं, रीड भी कर रही हैं, उसकी वजह से रेस कंडीशन हो जा रही है। इसे हमें एलिमिनेट करना है। क्या एलिमिनेट करना है? कि हमें, अगर एक प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर लिया और शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करने लग गई,
तो जब तक ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन छोड़े ना, एक्स वेरिएबल को पूरा यूज करके फिनिश ना करे, तब तक दूसरी प्रोसेस को उसका एक्सेस नहीं दिया जाएगा। दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन वर्ड का मतलब होता है कि हर एक को अपना अपना एक्सक्लूसिव एक्सेस लगेगा। किसके लिए? इस शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। समथिंग लाइक क्रिकेट बैट। आप क्रिकेट बैट से अगर मैं बैटिंग कर रहा हूं तो कोई दूसरा उसी बैट से उसी टाइम पे बैटिंग तो नहीं कर सकता। जब तक कि मेरी बैटिंग खत्म नहीं होती, मैं बैट किसी और को ना दूं, तब तक वो यूज नहीं कर पाएगा। तो एट ए टाइम क्रिकेट बैट सिर्फ एक ही पर्सन यूज कर पा रहा है। जी हां, वैसे ही यहां पे है। जब तक इस एक्स वेरिएबल का काम यहां से पूरा फिनिश नहीं हो जाता, एक क्रिटिकल सेक्शन से दूसरा क्रिटिकल सेक्शन उसी एक्स वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये होगा कि जो एक्स वेरिएबल है उस पे हम प्रोटेक्शन लगा पाएंगे कि दो प्रोसेसेस एक साथ एक्सेस ना करें एक्स को, ताकि उसमें जो अननेसेसरी चेंजेस होने वाले थे रेस कंडीशन की वजह से वो ना हो। सर ये फिर कॉन्करेंट कैसे हुआ? रश्मि जी इसके बारे में बात करेंगे, मजा आएगा। इज इट लाइक लॉकिंग? बिल्कुल बिल्कुल, काइंड ऑफ लॉकिंग ओनली, कि इस एक्स को लॉक कर दिया इधर तो फिर ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। वही तो हम डीबीएमएस में लॉकिंग में भी करते हैं, ताकि क्या हो कि एक प्रोसेस जब पूरा एक्स पे फिनिश कर ले अपना एग्जीक्यूशन, तभी दूसरी प्रोसेस उसको एक्सेस करने आए। कोई भी दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस जो इस एक्स पे एक्सेस करना शुरू कर दे, वो एक्सेस करेगी, दूसरी नहीं कर पाएगी। दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मैंने सीक्वेंस डिसाइड नहीं किया कि पहले P1 ही एक्सेस करेगा फिर P2। मैंने सिर्फ इतना कहा, दोनों में से सिर्फ एक प्रोसेस इस शेयर्ड वेरिएबल को क्रिटिकल सेक्शन से एक्सेस कर पाएगी एट ए टाइम। जब वो एक प्रोसेस पूरी फिनिश होगी, क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन उसका फिनिश हो जाएगा, उसके बाद ही वो दूसरी प्रोसेस उसको एक्सेस करने जाएगी, वरना नहीं। वन अलाउड एट ए टाइम, दैट्स इट। एट ए टाइम सिर्फ एक ही अलाउड रहेगी, दैट्स इट। ये है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। फिर आता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या कहती है? मान लो दो प्रोसेसेस हैं P1 और P2। अब आपका सॉल्यूशन आपने लगा दिया कि आप ना दोनों प्रोसेस को रिस्ट्रिक्ट करोगे कि अगर ये प्रोसेस और ये प्रोसेस एक्स वेरिएबल को एक्सेस करने जाएंगी तो रिस्ट्रिक्शन होगा कि दोनों में से कोई एक ही एट ए टाइम बढ़े। पर आपका रिस्ट्रिक्शन इतना बुरा पड़ गया कि दोनों में से एक प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ सकती है, आपने ऐसा कहा, पर वो रिस्ट्रिक्शन थोड़ा गलत हो गया। ऐसे कि मान लो दोनों में से कोई एक प्रोसेस आई, या तो P1 अकेली आई या P2 अकेली आई, कोई भी आई, उसको इस एक्स पे एक्सेस लेना है। पर अभी अगर कोई दूसरी प्रोसेस मान लो P2 आती है, P1 अभी आई नहीं है, रन नहीं होना चाहती, इस एक्स पे एक्सेस नहीं करना चाहती, बट P2 यहां रोक दी गई। क्यों P2 इसलिए रोक दी गई क्योंकि आपने इस एक्स पे एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर रखा है आपके सॉल्यूशन की वजह से। तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। प्रोग्रेस की डेफिनेशन ये है कि दो प्रोसेसेस में से कोई भी प्रोसेस अगर शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करने की विश रखती है, इच्छा रखती है, और अभी कोई दूसरी प्रोसेस इस पे एक्सेस नहीं कर पा रही है या कर रही है, अगर कोई दूसरी प्रोसेस इस पे एक्सेस नहीं कर रही है, तो जो प्रोसेस इच्छा रखती है उसको आगे बढ़ने दो ना भाई। अगर P1 इस पे एक्सेस करने की इच्छा नहीं रख रही तो P2 को आगे बढ़ने दो, क्योंकि उसकी इच्छा है। दैट इज द प्रोग्रेस, होना चाहिए ऐसा। अगर P2 प्रोसेस नहीं अराइव होती है, इसको इस एक्स पे एक्सेस नहीं चाहिए, अभी इस पे कोई एक्सेस नहीं हो रहा है, अभी P1 अगर आई और वो एंटर करना चाहती है इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर और एक्स को एक्सेस करना चाहती है, तो इसको अलाउ करो भाई। यही तो प्रोग्रेस है, यही तो प्रोग्रेस है। तो प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है और कोई दूसरी प्रोसेस अभी क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रही, तो इसको जाने दो ना, इसकी जो इच्छा है करने दो, बढ़ाते क्यों नहीं, बढ़ाओ इसको।
अगर प्रोग्रेस है तो बढ़ेगी, नहीं है तो नहीं बढ़ेगी। कैसे, हम बताएंगे। बाकी प्रोसेस क्या करेगी हम एग्जाम्पल के थ्रू कल देखेंगे क्या करेगी प्रोसेस। फिर नेक्स्ट आता है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग ये कहता है कि अगर P1 प्रोसेस ने X को एक्सेस करने के लिए यहां पे एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया, इसको आगे आपने बढ़ा दिया, इसने X पे एक्सेस कर लिया एक बार का। जब ये X पे एक्सेस कर रहा था और अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था, तब बीच में P2 आया और P2 को आपने यहां रोक दिया कि भैया P2 रुको, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग जो है P1 इसको एक्सेस कर सकता है अभी एक बार में, तो आपको यहां रुकना पड़ेगा कि P2 आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप वेट करो। तो ये वेट करेगा, वेट कर रहा है, ठीक है। जब P1 फिनिश करेगा तो हमारा चांस मिलेगा। ओके, P1 ने अपना क्रिटिकल सेक्शन पूरा एग्जीक्यूट किया, बाहर आया और फिर से लूप में वापस से यही क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। अब हुआ ये कि P1 को आपने फिर से X पे एक्सेस फिर से दे दिया और P2 वेट ही करता रह गया। सर P1 ने क्रिटिकल सेक्शन छोड़ा, फिर से पकड़ लिया, तो आपको P1 को वापस से नहीं पकड़ाना है क्रिटिकल सेक्शन अगर P2 वेटिंग में है तो। क्यों? ये क्या भजन कीर्तन करने आए हैं कि ताली बजाने आए हैं? यहां पे P2 वेटिंग में है ना, तो आप P2 की वेटिंग को बाउंड करोगे, रिस्ट्रिक्ट करोगे कि P1 ने अगर एक बार क्रिटिकल सेक्शन यूज कर लिया तो भैया P1 दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने जाए तो उसको रोको। P2 वेटिंग में है, तुम्हारा चांस बाद में आएगा, पहले P2 कहां आएगा? तो पहले P2 रन करेगा और उसके बाद P1 को दोबारा चांस मिलेगा। तो ये कहता है कि वेटिंग ऑफ द प्रोसेस, जो दूसरी प्रोसेस है उसका वेटिंग टाइम जो है उसको बाउंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने म्यूचुअल एक्सक्लूजन लगाया ना। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में आपने कहा कि P1 क्रिटिकल सेक्शन अगर एक्सेस करता है तो P2 को वेटिंग में रखो। P2 जब वेटिंग में था तब P1 ने अपना क्रिटिकल सेक्शन छोड़ा और वापस से क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने की कोशिश की, तो P1 को रोकना पड़ेगा हमें। P1 को रोकना पड़ेगा क्योंकि P2 वेटिंग में है इसलिए। अगर P2 वेटिंग में नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, जाने दो, बार बार यूज करने दो, कोई तकलीफ नहीं। पर अगर P2 वेटिंग में है तो इसका वेटिंग रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि P2 तुमको चांस मिलेगा, P1 दोबारा से क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस नहीं करेगा। तो P2 का वेटिंग जो है वो हमें बाउंड करना पड़ेगा, दैट इज बाउंडेड वेटिंग। ठीक है, अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चन का आंसर और सारी ट्रबल का सॉल्यूशन जो है हम कल डिस्कस करेंगे जब हम 3 अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन, 2 प्रोसेस सॉल्यूशन 1 2 3 देखेंगे। तो ये सॉल्यूशन और सॉल्यूशन की ढेर सारी एनालिसिस हम करने वाले हैं कल। हम सिर्फ और सिर्फ 3 पेजेस, सिर्फ मैं 3 पेज की पीपीटी लेके आने वाला हूं और 3 पेज की पीपीटी में मुझे उम्मीद है कि मैं सब पूरा 2 घंटे का लेक्चर खत्म करूंगा। सिर्फ 3 पेज, सिर्फ 3 पेज, है ना। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया, डेफिनेशंस एंड ऑल, इट्स ओके, आप दोबारा लेक्चर देख लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो एनीवे मैं कल डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ डेफिनेशन हमने रिकॉल की है, डेफिनेशंस को कल दोबारा समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। 20 मिनट में ही करवा देना सर, काम रहता है, 20 मिनट में नहीं हो पाएगा। फोर्क में दिक्कत है सर। पल्लवी जी क्या दिक्कत है बताइए, ऐसी क्या दिक्कत है आपको फोर्क में? टेलीग्राम दे दूं? ये टेलीग्राम मेरी कोई कंपनी थोड़ी है जो मैंने तुमको दान दे देनी है। ये आईडी है, अगर आप यहां सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको विश्वदीप सर पीडब्ल्यू के नाम से नाम दिखेगा उस टेलीग्राम ग्रुप का। न्यू एडिशन मोस्टली आने वाली होगी, प्रिंट के लिए तो चली गई है। समझ आ रहा है फोक, आप समझाते हैं बट खुद से सॉल्व नहीं हो रहे क्वेश्चन। कोई बात नहीं पल्लवी, अगर आपसे PYQ टाइप सारे क्वेश्चन बन गए हैं तो हो जाएगा। डिड यू यूज लिनक्स? कॉलेज में यूज करते ही थे। विभोर जी, उसे फीवर था 2 दिन से बिकॉज ऑफ गट इश्यूज, गट हेल्थ ठीक नहीं होने की वजह से
उसकी वीनिंग स्टार्ट हुई थी बिकॉज ऑफ दैट। एक साथ एक्सेस करने की कोशिश करेगा वेरिएबल को, देन किसी को मिलेगा शेयर्ड वेरिएबल। जी प्रणव जी, किसी एक को ही मिलेगा। सर सीओए का डाउट है, राइट थ्रू कैश वाई वी ट्रांसफर मिस्ड ब्लॉक फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश इन रीड। राइट थ्रू हो या राइट बैक हो यश, हमें मिस के टाइम पर मेन मेमोरी से ब्लॉक तो कैश में लाना पड़ेगा ना, तभी तो हम जस्टिफाई कर पाएंगे यूज़ ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की। एक मिस हुआ बाइट तो पूरा का पूरा ब्लॉक ले आओ ताकि आसपास के बाइट के लिए हिट हो जाए कैश मेमोरी में। फोक का जब फ्लो चार्ट बनाते हैं तब कौन सा प्रोसेस चाइल्ड क्या एग्जीक्यूट करेगा ये राज, जिस फोक के थ्रू वो चाइल्ड बना है उस फोक के नीचे वाले स्टेटमेंट, बाद वाले स्टेटमेंट दोनों रन करेंगे, पेरेंट भी और चाइल्ड भी। प्रोसेस वाला एक बार रिपीट कर दो सूरज। प्रोसेस वाला क्या, अभी जो 3 आंसर्स बताए या 3 कंडीशंस बताई है कल डिटेल में बताऊंगा। राज सरकार नहीं बेटा, ज़्यादा नहीं। नाउ ही इज़ बेटर। सर टू रिवाइज सीओए टॉपिक्स, कुछ भी रिवाइज नहीं करना है सीओए के लिए। यहाँ पे एक टेम्परल लोकेलिटी भी है, हाँ जी, सिर्फ वही डेटा बार बार रिपीट करना है। टेक फुल नेम, डर लग जाता है राज सरकार। फोक का एंड केस थोड़ा रिपीट कर दो, थोड़ा मतलब एक बार एक काम करो, एक बार जो मैंने बताया है वो एक बार देखो, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, मैंने रिपीट क्या पूरा ही डिटेल में बताया ही है, ये देखो। पर अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से दोबारा देखने पे स्लोली देखना, करके देखना, समझ में आ जाएगा। ओल्ड बैच में इंटरैक्टिव क्लास नहीं होगा क्या सर? उस समय इन्फिनिटी नहीं था। ओल्ड बैच में मतलब इंटरैक्टिव क्लास तो हो ही रहा है ना, आप लोगों से बातें तो की जा रही हैं। वाई डू सीपीयू लाइट ब्लिंक? सीपीयू की लाइट कहाँ देख ली तुमने, ये बताओ पहले मेरे को। फोक एक बार आराम से देखना लगता है, बिल्कुल आराम से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक आध डाउट सेशन लेके कर लेंगे। सायंतिका यूट्यूब पे सर्च कर लो OS PYQ प्लेलिस्ट इन लैपटॉप विच ब्लिंक्स। लैपटॉप पे क्या क्या बट ये ब्लिंक होते हैं आपको पता भी है? कहाँ से दिखाऊं तुमको, इधर तो है ही नहीं। अगर पावर मिलेगा तो ब्लिंक तो होगा ना। चलिए ओके, अभी के लिए इतना ही। मेरी क्लास है 6:30, तो आई विल बी टेकिंग सम रेस्ट। फिर आप लोगों से बातें करेंगे इधर उधर की, यहाँ वहाँ की, जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी वो भी, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।